हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कोलिजन का लेक्चर नंबर 1। बच्चों, कोलिजन पढ़ने से पहले हम लोगों ने पूरा सेंटर ऑफ मास पहले पढ़ा। वो इसलिए क्योंकि उसके सारे कॉन्सेप्ट जो है ना यूज होने जा रहे हैं कोलिजन के अंदर, तो बहुत हेल्प करेगा। विशेष करके कोलिजन के लिए जो लास्ट 2 लेक्चर सेंटर ऑफ मास का हम लोगों ने पढ़ा है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब, कि कैसे हम लोग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाते हैं, किस डायरेक्शन में लगाना चाहिए, किस डायरेक्शन में नहीं लगाना चाहिए। ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो है वो बहुत ज़्यादा यूज होंगे कोलिजन में। तो आप लोग उसी पैटर्न को फॉलो करना। ठीक है, चलिए देखते हैं व्हाट इज कोलिजन। सबसे पहले तो बोलते हैं, देखो कोलिजन क्या है। कोलिजन इज एन आइसोलेटेड इवेंट। अब पहले समझते हैं कि भाई आइसोलेटेड क्या है। आइसोलेटेड, देखो बच्चों, सिस्टम हम लोग उसको बोलते हैं एक ऐसा सिस्टम जिस पर सिस्टम के बाहर कोई एक्सटर्नल फोर्सेस ना लग रहा हो, वैसे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। और उस सिस्टम के अंदर कोई इवेंट हो, यानी कोई घटना घटे। जैसे एकदम सिंपल वे में बोलूँ, ये घर उदाहरण ले लो। घर है मेरा, ठीक है, घर के अंदर आदमी है, घर के बाहर कोई एक्सटर्नल फोर्सेस ना लग रहा हो, तो ये घर कहलाएगा आइसोलेटेड सिस्टम। अब इस घर के अंदर 2 मेंबर हैं, ये दोनों, वो उधर से दौड़ते हुए आ रहा है, मैं इधर से दौड़ते हुए जा रहा हूं, मारे हम लोग एक दूसरे को धड़ाक से दोनों फेंका गए कुछ वेलोसिटी से, बस, यानी घर के अंदर कुछ घटना घटी। तो दिस इज नोन एज आइसोलेटेड इवेंट। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो एक ऐसा आइसोलेटेड इवेंट है इन विच ए स्ट्रॉन्ग फोर्स एक्ट्स बिटवीन द 2 और मोर बॉडीज फॉर ए शॉर्ट टाइम। 2 आदमी आ रहा हो, कुछ वेलोसिटी से मारे, टकराए फॉर ए वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, विच रिजल्ट्स इन चेंज इन देयर वेलोसिटी। स्वाभाविक है, टकराएंगे तो फेंका जाएंगे। लेकिन 2 बॉडीज आ रहे हो, एक दूसरे पर फोर्स लगाए बहुत भयानक से, दोनों फेंका गए। इससे सिर्फ जो घर है ना, घर के अंदर जो मेंबर्स है ना, उसका वेलोसिटी चेंज करेगा, उसका मोमेंटम चेंज करेगा। घर जो है उठ करके इस कॉलोनी से उस कॉलोनी में कभी नहीं जाएगा ठीक है, ये बड़ी छोटा सा चीज है, लेकिन दिमाग के अंदर अच्छे से रजिस्टर होगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं। क्यों नहीं गया पूरा घर? क्योंकि एक्सटर्नल कोई फोर्सेस नहीं है। चलिए अब ठीक है, ये एग्जाम्पल समझ में आए तो जरा सा हम लोग एक सिस्टम बना लेते हैं। एक ऐसा सिस्टम जिस पर कोई एक्सटर्नल फोर्सेस ना लग रहा हो, ऐसे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। इसके अंदर लेट 2 बॉडीज है, एक है m1 u1 वेलोसिटी से आ रहा हो, एक है m2 u2 वेलोसिटी से आ रहा हो। पता है दोनों ऐसे आ रहा है तो टकरा जाएगा। ठीक, जैसे ही दोनों टकराया, कांटेक्ट में आया, अभी ऊपरी ऊपरी देख रहा है, ठीक है, अंदर देखेंगे कैसे क्या सब चीज़ है। 1 ने 2 पर लगाया फोर्स, 2 ने 1 पर लगाया फोर्स। कितना देर के लिए? जितना देर में कांटेक्ट में रहे होंगे, फॉर ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम, शॉर्ट टाइम बोली। कैसे इसको लिखते हैं? फोर्स लगा 2 पर, लगाया किसने? 1 ने। तो इस तरह से फिर यह कैसे लिखेंगे? फोर्स लगा है 1 पर, किसने लगाया? 2 ने। कारण हमेशा बाद में लिखते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में पढ़े हम लोग पूरा। तो ये हो गया फोर्सेस लगा, लगने के कारण क्या हुआ, जो बॉडीज है ना उसका मोमेंटम चेंज कर जाएगा। देखो फोर्स इनटू स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम कहलाता है इंपल्स। जैसे इंपल्स क्या है ना, व्हेन ए लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स लगा फॉर ए वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, दिस इज नोन एज इंपल्स, इंपल्सिव फोर्स। उसकी वजह से मोमेंटम चेंज। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। मास तो कांस्टेंट है, तो भाई चेंज क्या करेगा? वेलोसिटी। इसीलिए क्या? रिजल्ट्स इन चेंज इन देयर वेलोसिटीज। लेट टकराने के बाद ना m1 कोई v1 वेलोसिटी से जाने लगा, m2 जो है वो कोई v2 वेलोसिटी से जाने लगा। अभी डायरेक्शन पर गौर मत करो कि सर इधर क्यों गया, क्या गया, वो हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक, लेट किधर भी चला गया कोई v1 v2 वेलोसिटी से। तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कोलिजन। ठीक है, अच्छा, कोलिजन में 2-3 पॉइंट्स है जिसको इंपॉर्टेंट दिमाग में रखना है। सबसे पहला कि भाई सिस्टम किसको मानेंगे? जो बॉडीज कोलाइड कर रहा हो उसी को हम लोग मानेंगे सिस्टम, यानी m1 m2 को मिला करके एक सिस्टम मान लो। ठीक, दूसरा, क्या ये जरूरी है कि कोलिजन जब होगा तो 2 बॉडी सच में फिजिकल कांटेक्ट में आए? कोई जरूरी नहीं है। सच में अगर दोनों कोलाइड मतलब टकरा गया, फिजिकल कांटेक्ट हुआ, कोलिजन तो कहलाता है, लेकिन इस कोलिजन को हम लोग बोलते हैं इंपैक्ट। क्या बोलते हैं बच्चों? इंपैक्ट। तो मैं लिख देता हूं यहां पर, कोई जरूरी नहीं, कंडीशन ऐसा नहीं है कि सच में कांटेक्ट में आना ही चाहिए। तो अगर सच में कांटेक्ट में आया है तो दिस इज नोन एज इंपैक्ट। ठीक, दूसरा, अब कोई जरूरी नहीं है तो क्या फिजिक्स के अंदर कोई ऐसा एग्जाम्पल है जहां पर बिना कांटेक्ट में आए हुए और हम बोल रहे हैं कि ये कोलिजन है?
ऐसा है क्या? एक उदाहरण देता हूँ, लेकिन डरिएगा मत आप, ठीक है? फिर बताऊंगा कि कैसे फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर वो चीज़ है। जैसे मान लो कि है ना, एक रोड है ऐसा, और एकदम शांत रात में अगर जा रहे हो 11:30-12 बजे रात में, और अगर बाई चांस कोई बोल दे कि यार इस रोड पर जो है ना भूत वहाँ रहता है, तो विश्वास नहीं करोगे। हम लोग चल रहे लेकिन जैसे ही ध्यान आएगा ना, यार इस रोड पर भूत है, बिना कुछ बस इतना डर लगेगा कि हम आगे जाएंगे भी नहीं, भूत को हमने देखा भी नहीं, भूत के कांटेक्ट में हम आएंगे भी नहीं, और हमारा रास्ता जो है ना बदल जाएगा, हम किसी और रोड से जाने लगेंगे। ये क्या है? दिस इज नोन एज भूतो कोलिजन। क्या बोलेंगे बच्चों? भूतो कोलिजन। कैसे? बिना कांटेक्ट में आए हुए पाथ ऑफ द पार्टिकल, मान लो हम पार्टिकल है, गेट्स डेविएटेड, तो ये भी तो कोलिजन ही हो गया। बोलोगे हैं ये कोई जबरदस्ती वाला कोलिजन है। रियलिटी में बताता हूँ बच्चों, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है 11th में स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, है ना, रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो है, और यही चीज 12th फिजिक्स में जाकर पढ़ाऊंगा, मॉडर्न फिजिक्स के अंदर पूरा केमिस्ट्री है वहां पर। ठीक, देखो क्या पढ़े कि कोई गोल्ड न्यूक्लियस है, देखना कैसे भूतो कोलिजन है ये। गोल्ड न्यूक्लियस है, पता है हाईली पॉजिटिवली चार्ज होता है, यानी पॉजिटिवली, ऐसे लिख देता हूं, पॉजिटिवली चार्ज्ड। पता है कि ना न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होता है, प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज है, बहुत ज्यादा प्रोटॉन्स है तो बहुत ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज ये है। करते हैं हम लोग क्या है, एक अल्फा पार्टिकल जो ये भी पॉजिटिवली ही चार्ज्ड होता है लेकिन कम, और यह क्या बहुत ज्यादा, भी वेलोसिटी से जब हम इसको फेंके तो क्या हुआ, जितना ताकत लगा के हमने फेंका उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से जा रहा है, लेकिन ये प्लस क्या है, बहुत ज्यादा प्लस, इस प्लस को रिपल्सन कर रहा है ना, धक्का दे रहा है। तो जो हमने ताकत दिया उसके वजह से कुछ दूरी तक गया अल्फा पार्टिकल, ठीक है, और वहां जाकर के क्या हो जाता है, रेस्ट में आ गया। क्यों रेस्ट में आया? रिपल्सिव फोर्स के वजह से, यानी कि भाई साहब ये यहीं तक गए। क्या है ये? सच में कांटेक्ट हुआ भी नहीं, और उसके बाद रिपल्सिव फोर्स के कारण क्या आ जाएगा, पीछे भागने लगेगा ये। तो सोचो क्या ये भूतो कोलिजन नहीं है क्या? तो इसको भी हम लोग पता है क्या, कोलिजन ही कहते हैं। ठीक है, तो सच में कोई जरूरी नहीं है कि कांटेक्ट में आए ही पाथ ऑफ द पार्टिकल गेट्स डेविएटेड बाय द रिपल्सिव फोर्स। ठीक, जितना नजदीक आता है ना उस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। कोई बात नहीं, इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिक्स के अंदर। चलो, तो ये भी समझ में आता है। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ कोलिजन बेस्ड ऑन एनर्जी। बेसिकली अगर देखें तो यह है काइनेटिक एनर्जी। अब देखो काइनेटिक एनर्जी पर जो बेस्ड है 4 तरह के कोलिजन होते हैं, है ना। क्या क्या है? इलास्टिक कोलिजन, फिर इसका एक और नाम है, कोई बात नहीं, इन इलास्टिक कोलिजन, इसका और 2 नाम है, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, सुपर इलास्टिक या एक्सप्लोजिव कोलिजन। अब मैं इसको थोड़ा सा दूसरे तरीका से बच्चों फिजिक्स जो है ना थोड़ा बताता हूँ कि भाई ये 4 ही कोलिजन क्यों क्लासीफाई हुए, पहला चीज, और किसी किसी का 3 नाम है, किसी का 2 नाम है, ऐसा क्यों? 2 क्यों नहीं हुआ? टोटल क्लासिफिकेशन 6 क्यों नहीं हुआ, या 10 क्यों नहीं हुआ, ये 3 ही क्यों नहीं हुआ? देखते हैं। एक बड़ा अच्छा जो है ना, आज फिर से एक नया बिजनेस कॉन्सेप्ट बताता हूँ, पैसे से। एक्चुअली क्या है ना, जब भी एनर्जी आता है ना, इसका मतलब है एनर्जी मतलब पैसा, फिजिक्स तुरंत समझ में आता है। एक बिजनेस कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखो, मान लो कि कोई एक बिजनेस है, हम लोग क्या करते हैं, उसमें 1 लाख रुपया लगाएं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज वहां से हो सकता है ना, उसको इमेजिन करिएगा, ताकि ये चारों चीज ना बच्चों जिंदगी भर के लिए आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक, एग्जाम के लिए नहीं, पूरा जिंदगी भर के लिए। एग्जाम्पल को अच्छे से फोकस करिएगा। 1 लाख रुपया हमने एक बिजनेस में लगाया। अब पॉसिबिलिटी क्या है, हर आदमी का इच्छा होता है कि यार 1 लाख रुपया लगा है ना बिजनेस में, तो वहां से कम 50,000 करोड़ रुपया मेरा जो है ना रिटर्न आए, प्रॉफिट आए, उससे भी ज्यादा है। लेकिन सबके साथ ऐसा होता नहीं है। तो एक्चुअली में होता क्या क्या है उसको समझते हैं। हमने 1 लाख रुपया लगा दिया, अब रिटर्न्स कितना आता है? मान लो कि रिटर्न से 1 लाख रुपया मेरा पूरा वापस आ गया, लेकिन जैसे ही 1 लाख रुपया मेरा आया ना वापस, बिजनेस हो गया शटडाउन, बंद हो गया। अब सोचो आप खुश होगे कि दुख होगे? तो बोले भाई मेरा पूरा 1 लाख रुपया तो वापस आ गया है ना, तो हम तो 100% खुश। ठीक, ज्यादा नहीं आया कोई बात नहीं, लेकिन पूरा तो मेरा पैसा वापस आया। तो पता है क्या बच्चों, इलास्टिक जो वर्ड है ना, इसको हम लोग मान लेते हैं खुश, और जो इन इलास्टिक है ना, इसको मान लेते हैं दुख। ठीक, तो सोचो क्या, मेरा पूरा 1 लाख रुपया वापस आ गया, तो हम क्या होंगे, 100% खुश, यानी कि कंप्लीटली खुश। तो इसको हम लोग बोलते हैं परफेक्टली खुश कोलिजन। 100% खुश कोलिजन, या डायरेक्ट आप बोलो खुशी वाला कोलिजन है ये, तो बड़ा बढ़िया है। तो इसमें क्या हुआ पता है, रिटर्न्स कितना आ रहा है ना, उसके आधार पर देखो
तो इसमें 1 लाख रुपया जो हमने लगाया था ना, पूरा 1 लाख रुपया रिटर्न आ गया। ठीक है, अच्छा अब बोलते हैं क्या, लेट 1 लाख रुपया जो लगाया था ना, 40,000 रुपया ही मेरा वापस आया और बिजनेस बंद हो गया, शटडाउन हो गया किसी वजह से। अब सोचो कि क्या होगे, आप कितना खुश होगे? क्या 100% खुश होंगे? नहीं भाई, खुश भी होंगे थोड़ा सा, दुख भी होंगे थोड़ा सा। क्यों यार, 40,000 रुपया आया तो चलो खुशी कैसे, 40,000 रुपया आया तो कम से कम तो थोड़ा सा खुशी। ठीक, दूसरा क्या है यार, 60,000 रुपया तो मेरा डूब गया तो थोड़ा सा दुखी है, पूरा नहीं डूबा यानी थोड़ा खुशी भी इसको कह सकते हैं, थोड़ा दुखी भी इसको कह सकते हैं। फाइनली अगर बोलोगे तो खुश तो बोलेंगे ही नहीं, क्योंकि पैसा मेरा डूबा है। यानी हम कैसे कह सकते हैं, भैया दुख बहुत ज्यादा है, मतलब दुखी वाला कोलिजन। ठीक, तो देखो इसको कैसे बोलोगे, दुखी कोलिजन बोल दो, या पार्शियली खुश कोलिजन, या पार्शियली दुखी वाला कोलिजन। कब? जब रिटर्न्स मेरा आया है कितना, 40,000 रुपया ही वापस आया। ठीक, अच्छा और क्या पॉसिबिलिटी है कि हमने 1 लाख रुपया लगाया, भैया जैसे ही हम 1 लाख रुपया लगाए ना, बिजनेस से शट डाउन हो गया, 1 रुपया भी जो है ना रिटर्न्स मेरा आया ही नहीं वापस। तब किस लेवल का दुख होगा, खतरनाक तरीके से दुखी होगा यार, बहुत ज्यादा दुख हो जाएंगे, 1 रुपया भी वापस नहीं आया। तो इसको आप क्या बोलोगे, कंप्लीटली दुख है जिंदगी में, या बोलो परफेक्टली दुख कोलिजन। ठीक, तो देखो जरा क्या है, परफेक्टली दुख कोलिजन हो गया। कब बोलेंगे, जब रिटर्न्स क्या आया है भाई, 0 रुपीज, कुछ रिटर्न नहीं आएगा ना, तो परफेक्टली हम क्या होंगे, दुख हो जाएंगे। अच्छा दूसरा मतलब चौथा देखो क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, बाप रे, जिसका सबको कोई इच्छा था 1 लाख रुपया लगाएं और पता है मेरा 50,000 करोड़ रुपया आ गया, तो भाई किस टाइप का खुशी होगा? क्या उसको बोलेंगे हाँ ठीक है 1 लाख रुपया जो हम लगाए थे सब आ गए? नहीं भाई, इसको बोलेंगे धमाकेदार तरह से जो है ना हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, धमाकेदार खुशी खतरनाक खुशी, सुपर खुशी तो देखो कि ये क्या है भैया, सुपर इलास्टिक, या फिर बोलो इसको एक्सप्लोजिव, है ना भाई, विस्फोट हो गया हमारी जिंदगी में, इतना भयानक पैसा आ गया, एक्सप्लोजिव कोलिजन। यानी कितना पैसा वापस आया पता है, 50,000 करोड़ रुपीस रिटर्न आया। यानी कि कितने पैसे रिटर्न्स आते हैं ना, उसी के आधार पर ये 4 तरह के कोलिजन होते हैं। अब इसको बच्चों आप भूल करके दिखाओ, कभी नहीं भूलोगे। इसी में हम लोग अब जब मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस लिखेंगे ना एनर्जी का, तब आपको समझ में आएगा, ओ लग गया कोई चीज, उस पर क्लासिफिकेशन नहीं है, वहां से रिटर्न्स कितना आ रहा है ना, उसी के आधार पर जो है क्या है, ये क्लासिफाई होता है। ठीक, चलो अब इसके अंदरूनी चीज फिजिक्स हम लोग देखें कि भाई इलास्टिक क्या है, इन इलास्टिक क्या, एक एक करके। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कोलिजन। 2 है बच्चों, देखो 2 तरह का कोलिजन होता है, लेकिन किस बेसिस पर, बेस्ड ऑन इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल्स का किधर है, या लाइन ऑफ कोलिजन क्या होता है। तो ये दोनों हम समझते हैं, उसी के आधार पर 2 तरह के कोलिजन। ठीक है, अभी इसको मत लिखो, मैं आपको पहले एक एग्जांपल से पहले चीजें समझाता हूं, फिर उस क्लासिफिकेशन को लिखेंगे। कैरम बोर्ड सभी लोगों ने खेला है अपनी जिंदगी में, है ना, मैं ये मान नहीं सकता हूं कि किसी ने नहीं खेला होगा अभी तक, आपने खेला है, उसी के अंदर फिजिक्स लगाते हैं। देखो क्या है, हम लोग इसको गोटी बोलते हैं, और यहाँ पर स्ट्राइकर होता है, चलो इसको अंग्रेजी बोल देंगे कॉइन्स, कैरम कॉइन्स। होता क्या है, इस तरह से ये अरेंज्ड, देखोगे अरेंजमेंट ऐसा है ना कि अरे यार लग रहा है ना कि अगर ऐसे कोई मार दे ना स्ट्राइकर से इस कॉइन्स पर, तो ऐसे करके फोर्स लगेगा और सारे इधर चले जाएंगे, पॉसिबिलिटी है कि ये वाला गैप में चला जाए, है कि नहीं, ऐसी होता है। लेकिन अब हम बैठे हुए हैं इधर, अब इधर बैठे हुए तो ऐसा तो है नहीं कि कैरम जो स्ट्राइकर है हम यहाँ लेके चले जाएंगे और ऐसे स्ट्रेट मारेंगे और ये चला जाए, ये तो परमिशन नॉट ग्रांटेड है। तो हम करते क्या है, स्टाइल मारते हैं। तो जो स्टाइल मारते हैं ना बच्चों, उसी के अंदर फिजिक्स छुपा हुआ है। देखिए कैसे, क्या करते हैं, बोले यार यहाँ पर किसी तरह से मारो, तो बहुत सारा तरीका है। कुछ लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर स्ट्राइकर रख करके ऐसे मारे, ठीक है। कोई लोग करेंगे देखो भाई हम पूरे स्टाइल मारते हैं, यहाँ से मारेंगे एकदम ऐसे, आप लोगों ने किया होगा, ऐसे लेकर के मारते धड़ाक से, तो ये स्ट्राइकर जाता है ऐसे, यहाँ पर टच करता है। सोचो बच्चों क्या है यार, स्ट्राइकर से हम मारते हैं ऐसे, तो लगता है जैसे कि यार इस पर फोर्स किधर लगा होगा। सोचो जब ऐसे टच किया है तो देखने से नहीं लगता कि फोर्स ऐसे ही लगा होगा इस पर, लेकिन ये गलत है, फोर्स उस डायरेक्शन में नहीं लगता है। हम लोग स्ट्राइकर से मारते हैं ऐसे, और ये जो है ना, ये भाई साहब लोग सब भागते इधर और ये गैप में चला जाता है। इसी को तो बोलते यार स्टाइल मारो, कौन कितना अच्छा से कटिंग से मार सकता है कि ये चला जाए इधर, जाता है। और कोई चीज़ बच्चों है ना,
आप मार इधर रहे थे स्ट्राइकर से, ठीक है, लेकिन चला इधर गया, इसका मतलब है कि गारंटीड फोर्स इधर लगा होगा, तभी तो फोर्स लगा जिसके वजह से मोमेंटम चेंज किया। मोमेंटम चेंज करने का मतलब क्या हुआ, मास इनटू वेलोसिटी, मास कॉइन का फिक्स्ड है यानी वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर हो गया। तो अब देखते हैं कि ऐसा कैसे होता है और इसके अंदर फिजिक्स के कौन कौन से कॉन्सेप्ट आते हैं। चलो ठीक है, तो लेट हम क्या बोलते हैं, ये मेरा स्ट्राइकर है, हम यहां से जो है ना इस डायरेक्शन में, हम यहां से इस डायरेक्शन में मारे, ठीक है। तो मेरा स्ट्राइकर का देखो इनिशियल वेलोसिटी जो है बच्चों किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है। तो जिस भी बॉडी का या पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में होता है हम लोग उसको बोलते हैं लाइन ऑफ मोशन, कि भैया मोशन किधर है इनिशियली, ठीक है। तो लाइन ऑफ मोशन मेरा ऐसे है, लेकिन जब ये जा रहा है ना बस टच करेगा dt अमाउंट ऑफ टाइम के लिए, यहां पर जाके मेरा जो स्ट्राइकर है ना वो टच कर गया। अब देखो क्या होता है, हम जानते हैं कि भाई जब टच किया तो ये इस पर फोर्स लगाता, किस डायरेक्शन में, ऐसे फोर्स लगाता है। तो सच्चाई देखो बच्चों क्या है, क्या है, ये कॉइन है और ये मेरा स्ट्राइकर है, इसका जो वेलोसिटी का डायरेक्शन था इधर, तो दिस इज नोन एज लाइन ऑफ मोशन। लेकिन भैया फोर्स किधर लगाता है पता है, अगर दोनों सर्कुलर शेप का हो तो पता है क्या करना है, यहां पर आप नॉर्मल बना दो, जो भी सरफेसेस कांटेक्ट में आता है उस सरफेस पर क्या करना है, नॉर्मल बनाओ। कॉमन नॉर्मल होना चाहिए दोनों कांटेक्ट बॉडीज का। तो जैसे ही यहां पर नॉर्मल बनाओगे, हमको पता है कि सर्कल पर जब नॉर्मल बनाते हैं किसी भी पॉइंट पे ऑलवेज पासेस थ्रू इट सेंटर, ठीक है, ऑलवेज पासेस थ्रू द सेंटर। तो ये हो गया कॉमन नॉर्मल, आप बोल दो क्या है, कॉमन नॉर्मल। इसी डायरेक्शन में बच्चों क्या होता है, फोर्स लगता है, यानी कि क्या बोलेंगे, फोर्स लगा इसी डायरेक्शन में। तो देखो क्या है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा dt अमाउंट ऑफ टाइम के लिए कांटेक्ट में रहा, तो फोर्स बोलो या फोर्स इनटू dt, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंपल्स। क्या बोलते हैं, इंपल्स। और इंपल्स होता क्या है, इंपल्स होता है चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, यानी पार्टिकल का जो मोमेंटम है ना वो क्या करेगा, चेंज कर जाएगा। कौन से डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा है। तो यही चीज होता है। अब बच्चों देखो, ये जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा दोनों के सेंटर्स को ज्वाइन करते जाइए, इसको कॉमन नॉर्मल भी बोलते हैं। अब बहुत हाई लेवल, इसी को हम लोग लाइन ऑफ कोलिजन कहते हैं या लाइन ऑफ इंपैक्ट, कि सच में जो है इंपैक्ट हुआ वो किस डायरेक्शन में हुआ है, कॉमन नॉर्मल के तरफ। तो मैं जो है ना यूज करूंगा एलओसी, क्योंकि एलओसी कारगिल मूवी आपने देखा है, तो एलओसी वर्ड दिमाग में रजिस्टर तो कहीं ना कहीं से है। लाइन ऑफ कोलिजन, ठीक। व्हाट इज लाइन ऑफ कोलिजन, जब भी कोई दो बॉडी कांटेक्ट में आता है भाई फोर्स किधर लगाता है। कभी अगर भूल गए चिंता मत करना, कैरम बोर्ड खेलें, स्ट्राइकर से मारते हैं स्टाइल से ना, तो फोर्स किधर लगता है, जिधर भागता है कॉइन्स उस डायरेक्शन में, ठीक। तो मेरे लिए इसका सेंटर ज्वाइन कर दो। व्हाट इज दिस इज लाइन ऑफ कोलिजन। क्या है ये, लाइन ऑफ कोलिजन। पूरा कोलिजन के लिए जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए अब एक एक करके देखते हैं बच्चों। लाइन ऑफ मोशन क्या है, इनिशियली पार्टिकल किधर जा रहा है वही होता है लाइन ऑफ मोशन। तो जैसे मेरे पास अगर कोई पार्टिकल है एक डॉट इस तरह से, लेट ये इनिशियल वेलोसिटी इसका इस डायरेक्शन में है, यही फाइनल वेलोसिटी, तो यही इसके लिए क्या हो गया, लाइन ऑफ मोशन, ठीक। एक पार्टिकल मेरे पास है कोई डॉट, इसका दो वेलोसिटी है, एक इधर है एक इधर है, v1 v2, बताओ ये जाएगा किधर, तो पता है ये दोनों का रिजल्टेंट किधर होगा, कहीं बीच में। तो फाइनली रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होता है ना, वही उसका लाइन ऑफ मोशन हो जाएगा, क्योंकि भाई वो जाएगा किधर, ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, जाएगा इधर। हेंस जिधर रिजल्टेंट वेलोसिटी होगा किसी पार्टिकल का वही कहलाता है लाइन ऑफ मोशन, ठीक। देख लो बच्चों क्या, इट इज द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द बॉडी, तो पार्टिकल है तो वही तो उसका सेंटर हो गया, ठीक, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इट्स रिजल्टेंट वेलोसिटी। चलो समझ में आ रहा है। देखते हैं, जब कोई रिजिड बॉडी हमारे पास होगा, तो जैसे स्ट्राइकर रिजिड बॉडी है, उसके अंदर इनफाइनाइट पार्टिकल्स है, इनफाइनाइट जब मारते हैं तो हो सकता है गोल गोल घूमते हुए सब जा रहा हो पार्टिकल्स, लेकिन सेंटर ऑफ मास पड़े हैं। जब कोई एक रिजिड बॉडी हो भाई, इनफाइनाइट पार्टिकल जैसे जाए, हम लोग बोलते हैं पूरा स्ट्राइकर की बात करेंगे तो सीधे उसके सेंटर ऑफ मास की बात करो कि वो किधर जा रहा है। इसीलिए जब कोई सॉलिड स्फीयर हो या कोई डिस्क हो, मान लो इस तरह से, फाइनली वो किधर जा रहा है तो उसका सेंटर ऑफ मास देखो वो किधर जा रहा है, लेट इधर,
ठीक है, VCM। तो यही हो जाएगा क्या पता है, लाइन ऑफ मोशन। इसीलिए बोला जाता है क्या, इट इज द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द बॉडी, ठीक है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इट्स रिजल्टेंट वेलोसिटी। लेट इधर जा रहा है तो इधर है। फिर ये मान लो कि कोई स्क्वायर बॉक्स है ना, इस तरह से, जैसे मान लो कि ऐसे है, ठीक, चलो है ना, ऐसे हो सकता है ये इधर जा रहा, तो भाई इधर जा रहा है तो यही इसका लाइन ऑफ मोशन हो गया। हो सकता है कि ऐसे है, ऐसे जा रहा है, ऐसे, तो देख लो पूरा फाइनली जो है इसका वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर हो गया, इधर, तो वही उसका क्या हो जाएगा, लाइन ऑफ मोशन। यानी कि लाइन ऑफ मोशन इधर, मान लो इधर जा रहा है, रिजल्टेंट वेलोसिटी है, तो यही इसके लिए हो गया लाइन ऑफ मोशन। ठीक है, चलिए अब लाइन ऑफ मोशन समझ में आया, देखते हैं लाइन ऑफ कोलिजन क्या है। बस जैसी लाइन ऑफ कोलिजन आए ना तो स्ट्राइकर और वो कॉइन्स का बात करेंगे। तो इट इज द लाइन पासिंग थ्रू द कॉमन नॉर्मल टू द सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट ड्यूरिंग इम्पैक्ट ऑफ कोलाइडिंग बॉडीज, जो इम्पैक्ट होगा कोलाइडिंग बॉडीज का। जैसे ये मान लो कि एक स्क्वायर इस तरह से कोई ब्लॉक है, पता है कि देखो इसका इनिशियल वेलोसिटी इधर है, इसका भी इनिशियल वेलोसिटी इधर है, ठीक। जैसे ही दोनों कांटेक्ट में आएगा, u1 मान लो ग्रेटर देन u2 है, तो पता है कि ये इसको धक्का तो मारेगा। जैसे ही कांटेक्ट में आए ना, सरफेसेस ऑफ कांटेक्ट पे नॉर्मल बनाओ और वो दोनों पर नॉर्मल होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर ऐसे अगर बना दे सेंटर पे, तो ये नॉर्मल है दोनों पे, यही हो जाएगा क्या, लाइन ऑफ कोलिजन। अब लाइन ऑफ कोलिजन क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फोर्स इसी डायरेक्शन में लगता है, इंपल्स इसी डायरेक्शन में लगता है। इंपल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, तो बॉडी का जो वेलोसिटी जो चेंज करेगा ना, वो इसी डायरेक्शन में चेंज करेगा। घर के अंदर एक्सटर्नल फोर्स कुछ ना लग रहा हो, बाहर से दो बॉडीज कोलाइड किए, दोनों का वेलोसिटी चेंज करेगा। सवाल है कि किधर, तो बोले भैया लाइन ऑफ कोलिजन बनाओ, उधर ही जो है वेलोसिटी चेंज करेगा। बड़ी इंपॉर्टेंट है, पूरे न्यूमेरिकल्स बच्चों जितना हम लोग आगे जो भी पढ़ेंगे ना, सब इसी पर बेस्ड होगा, ठीक। चलिए अब एक दो मान लो बॉल्स है हमारे पास, इनिशियली इसका वेलोसिटी है v1 इधर, इसका इनिशियली वेलोसिटी है इधर, तो दोनों जैसा ही कांटेक्ट में आया टकराएगा। मान लो कैसे टकराएगा भाई, v1 ग्रेटर देन v2 होगा तभी जाके टकराएगा। तो जब टकराया तो क्या करो, कॉमन नॉर्मल बनाओ, नॉर्मल विल पास थ्रू द सेंटर, यही है लाइन ऑफ कोलिजन, यही है लाइन ऑफ कोलिजन। तो भाई इधर ही लगेगा फोर्स, इधर ही लगेगा इंपल्स, इधर ही चेंज इन मोमेंटम। यानी कि एलओसी बनाने के लिए आप सीख जाओ, बस कहने का मतलब ये। चलिए नेक्स्ट, ये देखो स्ट्राइकर का वेलोसिटी इधर, कॉइन्स चुपचाप से रेस्ट में रखा हुआ है, बस टच करेगा हल्का सा पार्ट, है ना, तो जैसे ही टच करेगा तो भाई इसका वेलोसिटी तो नो डाउट इस डायरेक्शन में है स्ट्राइकर का। जैसे टच करेगा ना, फोर्स किधर लगता है, सेंटर की तरफ। तो दिस इज क्या है, एलओसी, यही हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, इस डायरेक्शन में, ठीक है। यहां देखो एक वेज इस तरह से रखा हुआ है, यहां पर एक m1 कोई बॉल है, आ रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ऐसे हम लोग को लगता है ना कि ऐसे रहा होगा ना, तो फोर्स भी ऐसे ही लगा दे रहा होगा। नहीं, गलत है, आ जरूर ऐसे रहा है, फोर्स वैसे नहीं लगता है। फोर्स किधर लगता है, जैसे ही कांटेक्ट में आएगा। देखो इसका इनिशियल वेलोसिटी इधर था ना, इसका इनिशियल वेलोसिटी इधर था, तो ये लाइन ऑफ मोशन हो गया कि भाई आ किधर रहा है। लेकिन धक्का किधर लगाएंगे इस वेज पर, आपको जो कांटेक्ट में आया है ना, वहां पर आपको नॉर्मल बनाना पड़ेगा। नॉर्मल विल पास थ्रू द सेंटर, तो ये आप खींच दो, ये हो गया है LOC, यही हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो फोर्स जो है ना उसको इस डायरेक्शन में एग्जर्ट करेगा। फिर हम लोग चेंज इन मोमेंटम सब वगैरह लगाने सीखेंगे। तो इनिशियल वेलोसिटी हमने पढ़ा, और हमने क्या पढ़ा, लाइन ऑफ कोलिजन। उसके आधार पर दो तरह के कोलिजन होते हैं बच्चों, देखो क्या, एक होता है 1D यानी वन डायमेंशनल कोलिजन, दूसरा होता है 2 डायमेंशनल कोलिजन। 1 डायमेंशनल को हम लोग हेड ऑन कोलिजन बोलते हैं, और 2 डायमेंशनल को ओब्लिक कोलिजन बोलते हैं, तिरछा कोलिजन। ओब्लिक कोलिजन कैरम बोर्ड, प्लेन हो गया, प्लेन हो गया, स्ट्राइकर को मारे ऐसे, कॉइन्स चला गया ऐसे, भैया प्लेन में चला गया सब, दिस इज नोन एज ओब्लिक कोलिजन, है ना। मारते हैं किधर और चला जाता है किधर और, ठीक है, तो वही है। अब यहां देखते हैं हेड ऑन कोलिजन क्या है भाई, तो बोले कि लेट ये इनिशियल वेलोसिटी इसका इधर है, लेट इसका इनिशियल वेलोसिटी इधर है, जो इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन है ना, दोनों का सेंटर आप ज्वाइन कर दो, तो देखोगे कि अरे यही तो लाइन ऑफ कोलिजन हो गया। यानी जिधर लाइन ऑफ कोलिजन है और लाइन ऑफ मोशन दोनों पार्टिकल का अगर उधर ही हो, तो हम लोग उसको बोलेंगे हेड ऑन कोलिजन। यानी जब दोनों टकराएगा तो आप दोनों के सेंटर्स को ज्वाइन कर दो, दिस इज LOC, ठीक है।
और इनिशियल वेलोसिटी किधर था, इधर इधर। बहुत सारा कॉन्सेप्ट है बच्चों, और फर्स्ट लेक्चर है ना, तो जानते हो नहीं यहाँ पढ़ोगे तो आगे कुछ समझ में ही नहीं आएगा हो क्या रहा है, या ऐसे पढ़ लिए तो सब कुछ समझ में आएगा। इफ लाइन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू लाइन ऑफ कोलिजन, इफ तो इसको बोल देंगे हेड ऑन कोलिजन, ठीक है। ऑब्लिक क्या है, तो अभी जैसे पढ़े स्ट्राइकर के मार दिए इधर, मान लो कि ये है रेस्ट में, ठीक है। तो जब दोनों टकराया तो इनिशियल वेलोसिटी था देखो इस डायरेक्शन में, दिस इज लाइन ऑफ मोशन। जब कॉइन के साथ टकराया फोर्स एग्जर्ट करेगा इस डायरेक्शन में, है ना, तो दिस इज क्या है, LOC, जिस डायरेक्शन में फोर्स एग्जर्ट करता है। इफ लाइन ऑफ मोशन एंड लाइन ऑफ कोलिजन आर नॉट सेम, तो इसको हम लोग बोल देंगे ऑब्लिक कोलिजन। ये कैरम बोर्ड का उदाहरण हो गया, ठीक है। और ये स्ट्रेट ऐसे, तो ये क्या है भाई, सीधे बोल दो कि इफ लाइन ऑफ मोशन इज नॉट इक्वल टू लाइन ऑफ कोलिजन, दोनों लाइन अगर अलग अलग हो तो इसको हम लोग बोल देंगे ऑब्लिक कोलिजन, ठीक। अच्छा, हेड ऑन कोलिजन में इसका भी 3 क्लासिफिकेशन, कौन, एक पूरा 100% खुशी कोलिजन, पार्शियली खुश पार्शियली दुख कोलिजन, या भैया पूरे दुख कोलिजन। मेनली 3 हम लोग पढ़ते हैं बच्चों। चौथा जो है ना, आपको पता है 1 लाख रुपया लगाने का 50,000 करोड़ रुपया बड़ी रेयर होता है होता है बड़ी रेयर। तो जनरली जिक्र करेंगे 3 ही चीज़ का, या तो 100% पैसा वापिस आ जाए, या 40,000 आता है किसी का, या भैया पूरे डूब जाता है ना। तो ये 3 तरह का कोलिजन। चौथा वाला जो है ना एक्सप्लोजिव, वो बॉम्ब पटक दो, जिक्र करेंगे आगे चल करके। तो ओब्लिक कोलिजन भी 3 कोलिजन होगा, और हेड ऑन भी क्या होगा, 3 होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट, अब आते हैं यहां देखो ये क्या है, जब 2 बॉडीज टकराता है, हम उस समय जिक्र करते हैं अक्सर, ये थोड़ा सा बारीकी चीज बता रहा हूं बच्चों, जब कोई 2 बॉडीज कोलाइड किया तो हम लोग ना वहां जिक्र करते हैं कि क्या कोई एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो हमारा मेन टारगेट होना चाहिए कि भाई एक्सटर्नल फोर्सेस ना लगे, ताकि जो है ना हम एनालिसिस कर सके कि क्या नहीं है ना, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को लेकर। तो उसके लिए जो है ना कुछ पॉइंट्स है हमारे लिए, उसको पढ़ते हैं। देखो, द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल, लेकिन क्या है ये, नॉन इंपल्सिव फोर्सेस, ठीक है। कौन कौन आता है देखो, फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोल दो, टेंशन बोल दो, नॉर्मल रिएक्शन, और एक है स्प्रिंग फोर्स। ये 4 का उदाहरण देखेंगे, ठीक। तो ये सब एक्सटर्नल फोर्सेस होता है जब 2 कोई बॉडी कोलाइड करता है तब। लेकिन क्या लिखा हुआ देखो, दीज आर नॉट टेकन इनटू अकाउंट इन द फॉलोइंग केसेस ऑफ कोलिजन। जो सबसे ज्यादा हमारे पास सवाल एनकाउंटर होते हैं ना, वो इसी टाइप का होता है कि एक सरफेस यहां दे दिया है स्मूथ, 2 बॉडीज है, 2 बॉल्स है, M1 M2 जा रहा है, दोनों कोलाइड किया, टकराया, ठीक, अंदर घुसते हैं। लेट U1 जो है ना ग्रेटर देन है क्या, U2, 2 बॉल्स है, सरफेस ये स्मूथ है, गया, गारंटीड ये ग्रेटर है, तो इसको जाकर टकराएगा। तो जैसे ही ये दोनों टकराता है तो हम लोग सबसे पहले तो पता है कि भाई LOC बनाओ, क्योंकि उसी तरफ फोर्स लगता है, लाइन ऑफ कोलिजन की तरफ बना दिए, ठीक। तो ये इस पर फोर्स लगाया, ये इस पर फोर्स लगाया, इसको कैसे लिखोगे, F21, इसको लिखेंगे F12। ये कोलाइडिंग बॉडीज को हमने मान लिया सिस्टम। गौर करो बच्चों, क्या सिस्टम के बाहर जैसा ही ये दोनों टकराया उस समय कोई एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो देखने से लगता है नहीं लग रहा है, लेकिन सच्चाई कुछ और है, लग रहा है। कौन कौन है, ग्राउंड है, ग्राउंड देखो नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है ना, हमने सिस्टम माना है 2 कोलाइडिंग बॉडीज को, ग्राउंड को तो नहीं माने, वो लगाया एक्सटर्नल नॉर्मल रिएक्शन। देखोगे पृथ्वी बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगा रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो भाई नॉर्मल और ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स है, लग रहा है हमारे सिस्टम के ऊपर। तो लग रहा है तो कहानी खत्म। हमको पता है कि जब कोई एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं लगता है ना, तब लीनियर मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व। लेकिन इस कोलिजन में तो लग रहा है, तो क्या करें, तो समझते हैं चीजें। पता है क्या होता है, जैसा ही दोनों बॉडीज को कोलाइड किया धड़ाक से, तो लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स एक्ट्स फॉर ए वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, वो है इंपल्स, उसको बोलते हैं इंपल्सिव फोर्स। जैसे कि ये दोनों बॉडी है, मेरा हाथ और ये, मैं मारता हूं, अरे बाप रे कितना कस के चोट लगा। देखो ये क्या है, व्हेन ए लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड फॉर ए वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, इसको कोलिजन बोल रहे हैं। अच्छा बच्चों सोचना जरा सा, भाई जब इतना कस के यहां पर हमने मारा, तो क्या उस समय कोई और फोर्सेस लगा कि नहीं उस DT टाइमिंग में? लगा है, ग्रेविटेशनल फोर्स तो लग ही रहा है, एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम के बाहर। लेकिन होता क्या है, उस DT टाइम में ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगाया, तो उसकी वजह से जो इंपल्स होगा ना, वो उतना सक्षम नहीं है कि मेरे हाथ का जो मोमेंटम है ना चेंज कर दे। ये क्या मैंने बोला, मैं ये कह रहा हूं कि भाई जब हम ऐसे मारे ना, तो भाई वेलोसिटी चेंज कर गया, ठीक है, टकराने के बाद।
उसी टाइमिंग में ग्रेविटेशनल भी लगा है, लेकिन उसका उतना सक्षम नहीं हो सकता कि भाई जो है ना मेरा हाथ का जो है ना ये मोमेंटम चेंज कर दे। तो उसको हम लोग कहते हैं नॉन इंपल्सिव फोर्स, नॉन इंपल्सिव फोर्स। ठीक है, जैसे कि समुंदर है, पूरा पानी भरा हुआ, तो बोलेंगे क्या दिख रहा है आपको, तो आप बोलोगे पूरा समुंदर, उसके अंदर एक चम्मच पानी एक्स्ट्रा और डाल देते हैं, तो कोई ऐसे बोलेगा कि भाई मेरे को अब दिख रहा है एक समुंदर और उसमें एक चम्मच एक्स्ट्रा पानी मेरे को दिख रहा है कोई बोलेगा? कोई नहीं बोलता है, जबकि एक्सटर्नल है, वहां पर एक चम्मच पानी आया है समुंदर के अंदर, लेकिन हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं क्योंकि भाई नेग्लिजिबल है। इसीलिए एक्सटर्नल फोर्सेस लगने के बावजूद भी हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं नॉन इंपल्सिव एक्सटर्नल फोर्स, इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये इसका मतलब हुआ बच्चों। तो नॉर्मल रिएक्शन जो है उसके वजह से भी जो dt टाइमिंग में लगा नेग्लिजिबल होता है, नेग्लिजिबल, तो दीज आर नोन एज, क्या बोल देंगे, एक्सटर्नल नॉन इंपल्सिव फोर्सेस। मेन है ना कि अब जैसे क्या है कि अब इसका नहीं भी जिक्र करते तो चलो ठीक है ना, लेकिन क्या है भाई पढ़ रहे तो बोलते हैं थोड़ा सा अच्छा से पढ़ लेते बच्चों, पता चले कि भाई एक्चुअल में क्या है। ठीक है, देखो अब एक सरफेस के ऊपर m1 है, एक ब्लॉक u1 वेलोसिटी से जा रहा है, m2 एक स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है k, स्प्रिंग को हमेशा हम लोग मासलेस में मानते हैं। ठीक है, ये दोनों कोलाइड करेगा, जैसे ही ये दोनों कोलाइड करेगा, कोलाइडिंग बॉडीज इज टेकन एज सिस्टम। ठीक है, तो उसके बाहर जब टकराएगा ना दोनों, कौन कौन है एक्सटर्नल फोर्स, गौर करो भाई, एक तो ग्राउंड हो गया नॉर्मल रिएक्शन, ये दोनों को जब सिस्टम मानेंगे तो देखो नॉर्मल रिएक्शन हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक्सटर्नल लग रहा है और स्प्रिंग फोर्स उससे कनेक्टेड है, तो भाई जैसे टकराएगा हल्का सा भी दबा तो एक्सटर्नल फोर्सेस भी लगेगा, तो ये तीनों यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्सेस तो लग रहा है। लेकिन होता क्या है भाई, जब दो चीज टकराता है ना, वो जो फोर्सेस एग्जर्ट करता है वो लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स होता है, तो उसके वजह से मोमेंटम बॉडी का जो है दोनों का चेंज करता है। उसी समय ये सब जो फोर्सेस होते हैं ना, स्प्रिंग फोर्स, ग्रेविटेशनल, नॉर्मल रिएक्शन, ये सब के कारण बहुत मतलब क्या बोलो उसका इफेक्ट जो है बच्चों ना, इंपल्स लगाने का, मोमेंटम चेंज करने का बहुत कम, तो हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल होने के बावजूद भी नॉन इंपल्सिव है। यानी इन तीनों को ऐसे केसेस में बोलेंगे एक्सटर्नल, क्या है ये, नॉन इंपल्सिव फोर्स, इंपल्सिव फोर्स। कहाँ पर ये सवाल नहीं आया हुआ है भाई, एग्जाम का नाम बताओ, IIT बोलो, मेंस बोलो, नीट बोलो, सब जगह आपको दर्शन देंगे ये सब सवाल इस पर। ठीक है, लेकिन पता चलना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी सवाल आया हुआ है सब जगह पर। ठीक, देखिए कोई एक स्ट्रिंग के साथ एक ब्लॉक यहाँ टंगा हुआ, एक बुलेट है m1 मास का, मारते हैं u वेलोसिटी से, फायर करते जाके इसके अंदर घुस जाता है, बोलता है कि इसके अंदर एम्बेड ही रह गया, यानी घुसा हुआ ही है, तो दोनों घस का। तो बताओ भाई जब ये दोनों टकराया, हु इज द एक्सटर्नल फोर्स, लग भी रहा है कि नहीं लग रहा है? तो जनरली जो है ना इसको स्किप कर दिया जाता है कि भाई है ना जिक्र ही हम लोग नहीं करते, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों। जब ये दोनों टकराएगा ना तो गौर करो, एक्सटर्नल फोर्सेस सिस्टम के बाहर लग रहा है, कौन, टेंशन, बाहर से कौन है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो यहाँ पर जो टेंशन और ग्रेविटेशनल फोर्स है ऐसे केसेस में, पता है उसके द्वारा जो dt अमाउंट ऑफ टाइम में ना एकदम नेग्लिजिबल इफेक्ट होता है, जिसके वजह से हम लोग उसको क्या करते हैं, इंक्लूड नहीं करते हैं। बस ये दोनों में जो फोर्स लगेगा ना, लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स, उसी को इंक्लूड करते हैं। यानी इन टेंशन और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो गया, एक्सटर्नल नॉन इंपल्सिव फोर्स। अब ठीक है, तो हम लोग बोल देंगे कि दोनों को सिस्टम माने एक्सटर्नल फोर्सेस जीरो, तो आप समझ जाना कि भैया लग रहा है ना कैसे जीरो है, वो चीजें समझ में आने चाहिए। एक चम्मच पानी गया है समुद्र में, ठीक है। प्रूव दैट लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ कोलिजन। किसी भी तरह का कोलिजन हो, चाहे परफेक्टली इलास्टिक हो, इनइलास्टिक हो, परफेक्टली इनइलास्टिक हो, कोई भी, चाहे एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब ही क्यों ना हो, सारे टाइप ऑफ कोलिजन के अंदर लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहते हैं। सवाल है कि क्यों? और हमको पता है भैया लीनियर मोमेंटम तभी बोलेंगे कंजर्व जब जिसको हम सिस्टम मान रहे हैं उसके बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं आना चाहिए। एक पहला अगर मेथड अगर बच्चों देखे, फर्स्ट अगर मेथड अगर मैं बोलूँ शॉर्ट में जिसका समझ में आता है वो ये कि लेट एक m1 है और एक m2 है, ये u1 वेलोसिटी से जा रहा है, ये u2 वेलोसिटी से जा रहा है, u1 ग्रेटर देन u2 है, तो पता है कि ये इसको धक्का मारेगा, इसको मान लेते हैं सिस्टम। ठीक है, कोलिजन है ही ये भाई कि आइसोलेटेड इवेंट होता है, यानी कि बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्सेस ना लगे। अब सेंटर ऑफ मास पढ़ा हुआ तो चीजें समझ में आएगी बहुत अच्छा से। डायरेक्ट बोलूं, सिंस
जब एक्सटर्नल फोर्सेस लगता है ना तो ये नहीं घस सकता है, पूरा घर ही घसक जाएगा, यानी पूरा सिस्टम ही चेंज कर जाता है। यानी क्या है, फोर्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। लेकिन जब एक्सटर्नल होता है तो किसका मोमेंटम चेंज करता है भाई, पूरे सिस्टम का मोमेंटम चेंज कर जाता है, हम जानते हैं। लेकिन अगर एक्सटर्नल फोर्सेस ना लग रहा हो तो, अगर ना लग रहा हो इसका मतलब कि dp सिस्टम डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज दैट किसका डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट का। तो यानी मोमेंटम ऑफ द सिस्टम यहाँ पर क्या हो गया, कांस्टेंट। क्या हो गया है, कांस्टेंट। तो समझ में आ जाता है, सिस्टम का टोटल मोमेंटम चेंज नहीं करेगा लेकिन इंडिविजुअल पार्टिकल्स का मोमेंटम चेंज कर सकता है। बाप रे, ये लाइन बोलता हूं ना तो मेरे को डर लगता है कि अगर आप लोग सेंटर ऑफ मास नहीं देखे होंगे तो कसम से बता रहा हूं बच्चों, समझ में नहीं आया होगा कि मैंने क्या बोला। बड़ी मुश्किल होता है। एक्सटर्नल फोर्सेस जब नहीं लगता है तो पूरा सिस्टम का मोमेंटम ना थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहेगा, लेकिन इंडिविजुअल पार्टिकल्स का मोमेंटम चेंज हो सकता है। जैसे दो बॉडीज आगे घर के अंदर टकराए, उसका कुछ और वेलोसिटी था, मेरा कुछ और वेलोसिटी था, टकराए, टकराने के बाद एक दूसरे पर फोर्सेस लगाए। ये जो फोर्सेस होता है ये इंटरनल फोर्सेस हो गया, घर के अंदर की बात है। इंटरनल फोर्सेस की वजह से वो फेंका गया कुछ और वेलोसिटी से, मैं फेंका गया कुछ और वेलोसिटी से, यानी पार्टिकल्स का जो मोमेंटम है ना वो चेंज हो गया। टकराने के पहले जस्ट बोलो, टकराने के बाद भाई अलग अलग सब चीज हो गया, लेकिन पूरे सिस्टम का टोटल मोमेंटम इज कंजर्व। हमारा दोनों का मोमेंटम जितना पहले था ना, टकराने के बाद भी क्या होगा वही होगा, ठीक। लेकिन इसके अंदर बारीकी है। जैसे ही हमको पता चला कि मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, तो सवाल है कि कब, तो बोलते हैं बच्चों थ्रू आउट द कोलिजन। ये क्या है, थ्रू आउट द कोलिजन, थ्रू आउट द कोलिजन। और ये थ्रू आउट का मतलब क्या होता है, तीन चीज, कि बिफोर द कोलिजन, ड्यूरिंग द कोलिजन, अभी समझाऊंगा, ड्यूरिंग द कोलिजन, और एक होता है आफ्टर द कोलिजन। आफ्टर कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन, और एक है बिफोर कोलिजन। एक्चुअली बिफोर जो बोलते हैं ना, तो जस्ट बिफोर द कोलिजन, ड्यूरिंग द कोलिजन, जस्ट आफ्टर द कोलिजन। हमेशा मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या रहेगा, कांस्टेंट, ठीक है, कभी भी चेंज नहीं करेगा। ये ड्यूरिंग द कोलिजन का भी जो है ना ये करेंगे, देखो अभी जिक्र करूंगा मैं थोड़ा देर में, देखते हैं यहाँ जरा दूसरे तरह से एनालिसिस। लेट m1 है, m2 है, u1 ग्रेटर देन u2, ये इस पर टकराएगा। तो जैसे ही टकराएगा तो हमको पता है कि ये एक दूसरे पर फोर्स लगाएगा। ये LOC है तो लाइन ऑफ कोलिजन के तरफ क्या है, एक दूसरे पर फोर्स लगाएगा। तो ये इसको हम कैसे बोलेंगे, फोर्स लगा है 1 पर 2 ने लगाया, और इसको बोलेंगे फोर्स लगा है 2 पर 1 ने लगाया। ठीक है, ये दोनों, और ये मेरा पूरा क्या है, सिस्टम, ठीक। लिखते कैसे हैं बच्चों, F12 जो है भाई फोर्स लगा है 1 पर, तो सिस्टम के अंदर है ये सब, तो दोनों ये क्या है, इंटरनल फोर्सेस है। सिस्टम के बाहर तो कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा नहीं, 1 पर लगा है तो मोमेंटम किसका चेंज करेगा, 1 का। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, dp1/dt। पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, तो d बोलो या डेल्टा बोलो, हम लोग इसको लिख सकते हैं, चलेगा। यानी क्या ऐसे लिख सकते हैं कि डेल्टा p1 डिवाइडेड बाई डेल्टा t, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसका, 1 पार्टिकल का। अगर F21 बोले 2 पर फोर्स लगा, किसने लगाया, 1 ने, तो भैया 1 ने इसको मारा तो इसका मोमेंटम चेंज, तो डेल्टा P2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, डेल्टा T। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, ठीक है। चलिए एक करके लिखते जाते हैं। यहाँ से डेल्टा P1 लिखे तो क्या आएगा, F12 डेल्टा T, डेल्टा P2 दोनों एक साथ लिखते हैं, देखते हैं कि क्या है। तो डेल्टा P1 आ जाएगा यहाँ से F12 डेल्टा T प्लस ये हो जाएगा F21 डेल्टा T, यानी कि चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर होता है, इम्पल्स के बराबर। फोर्स इंटू डेल्टा T क्या कहलाएगा, इम्पल्स। तो ये हो गया। यहाँ से डेल्टा T अगर हम लोग कॉमन ले ले तो ये क्या बन जाएगा, F12 प्लस F21, ये इंटू डेल्टा T। बच्चों गौर करो, फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ से हम लोग जानते हैं कि F12 जो होता है F21 के क्या होता है, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों इक्वल होते हैं एंड डायरेक्शन वाइज क्या है, ऑपोजिट, ठीक है। न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन पेयर। तो सिंस न्यूटन्स थर्ड लॉ से ऐसा है, तो जहाँ F12 है वहाँ पर आप रखोगे माइनस F21, ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो भाई कैंसिल अगर हो गया
इसके जगह पर हमने लिख दिया -F21, ये +F21 है इंटू डेल्टा टी। तो हम लोग बोले ये दोनों फोर्सेस कैंसिल हो गए, क्यों? बिकॉज दे आर इंटरनल फोर्सेस, और पता है इंटरनल फोर्सेस हमेशा क्या हो जाता है? कैंसिल। हेंस ये क्या हो जाएगा? 0। दिस इंप्लाइज दैट डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2 इक्वल टू 0। डेल्टा अगर चेंज कॉमन ले ले तो ये आ जाएगा P1 प्लस P2, यानी क्या हो गया? चेंज इन टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम के अंदर दो ही पार्टिकल है P1 प्लस P2, तो P1 प्लस P2 को हम लोग क्या कह सकते हैं भाई? मोमेंटम ऑफ द पूरा सिस्टम है ये, क्योंकि पूरे पार्टिकल्स सिस्टम के अंदर दो ही पार्टिकल्स है, यानी डेल्टा ये बन गया मेरे लिए क्या? मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। चेंज इन मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज 0। दिस इंप्लाइज दैट कि भैया मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल रिमेन क्या? कांस्टेंट। कांस्टेंट और थ्रू आउट, कि उस dt टाइम में भी ड्यूरिंग द कोलिजन में भी क्या होता है? एक दूसरे पर जो फोर्सेस लगा जरूर, लेकिन वो इंटरनल फोर्सेस होता है, एक्सटर्नल है नहीं। तो हम लोग कह सकते हैं कि मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज क्या? कांस्टेंट थ्रू आउट। क्या बोल दोगे बच्चों? कांस्टेंट थ्रू आउट, हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो यही चीज हो गया। तो ये कभी कभी प्रूफ करने भी आता है, बड़ी इंपॉर्टेंट है ना? तो दिमाग में रहना चाहिए, कोई भी कोलिजन होगा मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड। चलो देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों? कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिजन। एक एग्जाम्पल हम लोग यहां पर लेते हैं और सारे टाइप ऑफ कोलिजन को समझने की कोशिश करेंगे। ये एग्जाम्पल एनसीईआरटी के अंदर बच्चों बस जिक्र कर दिया गया है कि यू कैन अंडरस्टैंड बहुत अच्छे तरीके से ये वाला एग्जाम्पल लेकर कि 2 ब्लॉक और एक स्प्रिंग के साथ जो है ना आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो। लेकिन एच सी वर्मा सर ने क्या किया? उसको बहुत अच्छे से समझा दिया ठीक है, 1.5-2 पेज लिखकर। तो बहुत मजा आएगा। एक बेहतरीन एग्जाम्पल है, इससे ना सब तरह का कोलिजन और बहुत अच्छे से सारा चीज, अंदरूनी चीज जो होता है ना, किसमें क्या कंजर्व्ड किसमें नहीं कंजर्व्ड, सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। और फिर जो 1 लाख रुपए एग्जाम्पल बताया ना मैंने शुरू में, उसको मैं रिलेट करूंगा इसके साथ। बस चलिए देखते हैं क्या है एग्जाम्पल। ये समझ लो, पता है आईआईटी में बच्चों ये इस पर न्यूमेरिकल्स आया हुआ है, जेईई मेंस सब में न्यूमेरिकल्स, ये वाला सेम न्यूमेरिकल्स आया हुआ है। तो एक एग्जांपल ही नहीं, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका भी जो है ना इसी के अंदर है। ठीक, देखते हैं क्या है, समझते हैं। एक M1 ब्लॉक है U1 वेलोसिटी से चल रहा है, M2 ब्लॉक है U2 वेलोसिटी से चल रहा है, एक स्प्रिंग इसके साथ अटैच है यहाँ से, और उसका जो अभी है ओरिजिनल लेंथ कितना है अभी L, कोई कंप्रेशन वगैरह नहीं है। ठीक, 4 टाइमिंग में हम लोग देखेंगे। बोलो सर करना क्या चाह रहे हो बच्चों? देखो एकदम सिंपल सा चीज मैं बता रहा हूँ, कोलिजन हम पढ़ रहे हैं। जैसे ये दीवार है, एक हथौड़ी लिए मारे धड़ाक से, तो भैया मारेंगे तो थोड़ा सा टूट गया, तो हुआ क्या? उसके अंदर डिफॉर्मेशन हो गया। टूट गया मतलब क्या? डिफॉर्म हो गया। अब डिफॉर्म हो गया ना, तो उसके बाद हम एनालिसिस करेंगे कि भाई क्या उस दीवार में जो मटेरियल यूज्ड है उसके अंदर कोई ऐसा नेचर है कि वो अपना शेप को रीगेन करके फिर जो है ये पूरा दीवार बन जाएगा जैसे है। यही चीज का एनालिसिस करना है। 1 लाख रुपया हमने लगा दिया, बर्बाद हो गया मेरा। क्या उस अब बिजनेस के अंदर कोई ऐसा नेचर है कि वहां से मेरा पैसा रिस्टोर हो सकता है? उसी के आधार पर कोलिजन्स पढ़े हमने। ठीक, तो यही चीज एनालिसिस करेंगे। दीवार में ऐसा मटेरियल है कि एक हथौड़ी मारते हैं ना, तो भैया उसका कोई टेंडेंसी नहीं है कि फिर से वो दीवार अपने आप बनेगा, तो बहुत दुख होंगे हम। दैट इज परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। समझ में आ रहा है? ये एग्जांपल क्या है? मतलब सिस्टम इस तरह से है, M1 M2 और एक स्प्रिंग। इसके अंदर स्प्रिंग का उदाहरण इसलिए लिया गया ताकि समझ में आए। जैसे ही 2 ब्लॉक नज़दीक एक दूसरे के आएगा, स्प्रिंग बीच में लगा हुआ है, पता है सिस्टम के अंदर है ना, स्प्रिंग धीरे धीरे दबेगा, यानी डिफॉर्मेशन हो रहा है। फिर हम समझेंगे क्या उस स्प्रिंग का ऐसा कोई नेचर है कि फिर से वो दबने के बाद अपना शेप रीगेन कर ले? अगर वो रीगेन करने का टेंडेंसी है, वहीं से हम लोग सारे कोलिजन समझेंगे। मेनली 3 कोलिजन का जिक्र करते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं। तो कैसे समझेंगे? सबसे पहला जो है ना, कि एक चीज मैं बताता हूं पहले। एक बच्चों टाइम का हम जिक्र करेंगे, डेल्टा T1 टाइम कुछ। ठीक है, ये कहलाएगा, पहले शुरू में ही लिख देता हूं, पीरियड ऑफ डिफॉर्मेशन, कि क्या डिफॉर्म हो रहा है, मतलब मेरा 1 लाख रुपया लग रहा है, बर्बाद हो रहा है। ठीक, दूसरा टाइम का जिक्र करूंगा डेल्टा T2, ये कहलाएगा पता है क्या? पीरियड ऑफ रीस्टोरेशन। पीरियड ऑफ रीस्टोरेशन। तो रीस्टोर मतलब समझ में आता है ना, पैसा मेरा वापिस आ रहा है। लेकिन अंग्रेजी वर्ड यूज करता है, जानते हो आप बुक सब, ये बहुत खतरनाक वर्ड यूज करता है। यूज करता है क्या? पीरियड ऑफ रेस्टिट्यूशन। देखिए कैसा अंग्रेजी, समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आया तो अंग्रेजी नहीं समझ में आता बच्चों।
पीरियड ऑफ रेस्टिट्यूशन इसका मतलब रीगेनिंग शेप, रीस्टोरेशन, मेरा पैसा वापस आ रहा है। ये हाई लेवल है, ये लो लेवल है, ठीक। तो हम लोग ऐसे देख लेते हैं। अच्छा क्या है, सबसे पहले देखेंगे लेट एट t इक्वल टू 0 पर क्या हो रहा है उसका जिक्र करेंगे सबसे पहले। दूसरा लेट t इक्वल टू 0, लेट, चलो कोई नहीं, फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू डेल्टा t1, ये दोनों के बीच, मतलब बिटवीन t इक्वल टू 0, फ्रॉम या बिटवीन लिख देता हूँ बच्चों, आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छा से जो है ना चीज़ें समझ में आएगा। बिटवीन लिख देता हूँ, क्या लिखता हूँ, बिटवीन t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू डेल्टा t1, इसके बीच में क्या होगा वो बताओ। तीसरा एट द एंड ऑफ डेल्टा t1, वो बताओ कि क्या होगा। फिर ड्यूरिंग डेल्टा t2, वो बताओ कि क्या होगा। सब अभी बता रहा हूँ एक एक करके, पहले बच्चों ये वाला लिख देता हूँ और उसके बाद होगा एट द एंड ऑफ डेल्टा t2। बस इससे जो है ना सारा चीज़ हम समझने की कोशिश करेंगे। लेट मेरे पास जो m1 है इनिशियली क्या दे के रखा है कि u1 जो वेलोसिटी है ना वो ग्रेटर देन u2 है। तो अगर ये वेलोसिटी ग्रेटर है, मान लो 10 मीटर पर सेकेंड, ये है 1 मीटर पर सेकेंड, पता है ये फास्ट जा रहा है, जाएगा पूरा स्पीड से, मारेगा स्प्रिंग पर, कॉन्टैक्ट हुआ तो लेट एट t इक्वल टू 0 पर जो है ना m1 कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द स्प्रिंग, ठीक है। जैसे ही कॉन्टैक्ट में आया उसके बाद क्या होगा, स्प्रिंग दबना स्टार्ट होगा। कब तक दबते रहेगा, जब तक पीछे जो है ना, ये पीछे इसका वेलोसिटी ज़्यादा है, इसका वेलोसिटी कम, तब तक दबते जाएगा। जब तक दबेगा ना उस टाइम को हम बोल रहे हैं डेल्टा t1 पीरियड ऑफ डिफॉर्मेशन, यानी कि मेरे सिस्टम के अंदर शेप डिफॉर्म हो रहा है। मैक्सिमम कब तक दबेगा तो पता है, पीरियड ऑफ डिफॉर्मेशन खत्म हो जाएगा डेल्टा t1, वहाँ तक मैक्सिमम दब गया। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या भाई वो रीगेन करने का टेंडेंसी है क्या। डेल्टा t1 के बाद स्टार्ट होगा पीरियड ऑफ रिस्टोरेशन डेल्टा t2। तो डेल्टा t2 में स्प्रिंग अपना नेचुरल शेप रीगेन कर रहा है, रीगेन करते करते अपना ओरिजिनल लेंथ में आ जाएगा, दोनों ब्लॉक अलग सेपरेट हो जाएगा, बस ठीक है। तो एट द एंड ऑफ डेल्टा t2, चलिए देखते बच्चों, देखते हैं जरा पूरा सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं लग रहा है, पता है आपको सब है ना, नॉर्मल रिएक्शन और ग्रेविटेशनल सब नॉन इंपल्सिव है। ये ग्राउंड भी क्या स्मूथ है, सिंस एक्सटर्नल फोर्स है नहीं तो लीनियर मोमेंटम तो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, चाहे बिफोर कोलिजन, टकराने के पहले, ड्यूरिंग द कोलिजन, आफ्टर द कोलिजन, सब कंजर्व। तो हमको पता है दो चीज़ हमने पढ़ा है वर्क एनर्जी पार के अंदर। अगर कोई सवाल में वेलोसिटी हो यानी काइनेटिक एनर्जी हो, अगर फ्रिक्शन अगर नहीं है तो कम लगाते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, और अगर फ्रिक्शन वगैरह हो तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं। दोनों डेडिकेटेड लेक्चर्स हमने पढ़ा है, ठीक है। तो उसका यूज होगा यहाँ पर। चलिए देखते हैं, डायग्राम समझ में आ रहा, ओरिजिनल लेंथ है, एक एक करके। लेट एट t इक्वल टू 0 क्या हुआ, ठीक है, m1 कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ ये, यानी अगर हम डायग्राम बनाए ना तो m1 कॉन्टैक्ट में आ गया किसके, m2 के। ये स्प्रिंग में अभी कोई कंप्रेशन नहीं हुआ है, अभी ओरिजिनल लेंथ पर ये है, ठीक है। तो ये अभी कितना से चल रहा है, u1 से, ये कितना से चल रहा है, u2 से। तो सोचो कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी, पता है कम लगाएंगे बच्चों, कम क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी भी, क्योंकि स्प्रिंग यहाँ है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम लोग क्या चीज़ का यूज़ करते हैं, डेटम लाइन। क्या चीज़ का, डेटम लाइन, कि वहाँ से बॉडी ऊपर जा रहा है क्या, कुछ ऐसा। तो बोले सिंस टकराने के पहले जो है ना इसी सरफेस पर है, टकराने के बाद इसी सरफेस पर मूव करेगा, तो भाई हम इसी को ले लेते हैं, पता है क्या, डेटम लाइन, ठीक है। क्या ले लेते हैं बच्चों, डेटम लाइन। सब हम पढ़ाए हैं उसके अंदर, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी सब लेक्चर्स में। तो डेटम लाइन पर ही रहेगा तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या होगा, 0। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो उसका जिक्र नहीं करेंगे, सिर्फ लिखेंगे किसका, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का। चलो, तो व्हाट इज टोटल मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगा, इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, इसके पास भी काइनेटिक एनर्जी है, और स्प्रिंग कुछ भी कंप्रेशन नहीं हुआ, यानी कि डिफॉर्मेशन में कोई एनर्जी गया ही नहीं। स्प्रिंग डिफॉर्म होगा ना तो उसमें बोलेंगे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, ना बोल करके बोलेंगे डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है।
तो यहाँ पर कुछ नहीं है, बस यही सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में है। द टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। लेट इसको मैं बोलता हूँ समझने के लिए, टोटल जो एनर्जी है ना अभी शुरुआत में यह है 100 जूल। वैल्यू से थोड़ा जल्दी समझ में आएगा, ठीक, जैसे पैसा से हमले समझ में आता है। नेक्स्ट देखते हैं अब क्या होगा। t = 0 के बाद जैसे कांटेक्ट में आया कंप्रेस करना चालू करेगा, क्योंकि ये ज़्यादा है वेलोसिटी। बच्चों जैसे कंप्रेस हो रहा है तो बोलते हैं बिटवीन t = डेल्टा T1 लेट स्प्रिंग गेट्स कंप्रेस्ड बाई x। तो होगा क्या, डायग्राम बनाते हैं। m1 स्प्रिंग गेट्स कंप्रेस्ड बाई x, ये है m2। जैसे स्प्रिंग कंप्रेस होता है x से, स्प्रिंग फोर्स लगेगा कैसे, स्प्रिंग को आप दबा दो, छोड़ोगे तो ये इधर, यानी स्प्रिंग पर फोर्स लगा kx ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। बोलेंगे भाई जैसे ही दबा ना तब kx इस पर इधर लगना चालू होगा और kx इस पर इधर लगना चालू होगा इससे क्या, जो u1 वेलोसिटी था ना 10 मीटर पर सेकेंड, भाई फोर्स इधर लगेगा तो इसका वेलोसिटी क्या होने लगेगा, कम। तो इसका वेलोसिटी हो रहा है कम, वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है। और सिंस ये चल रहा था 1 मीटर पर सेकेंड से कम वेलोसिटी से, इस पर फोर्स लगना चालू होगा इधर, यानी इसका वेलोसिटी धीरे धीरे क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। ये स्प्रिंग फोर्स धक्का देगा तो इसका वेलोसिटी बढ़ने लगा। लेट किसी भी समय दोनों टाइम के बीच में इसका वेलोसिटी है u1 डैश बोल देते हैं, इसका बोल देते हैं u2 डैश। तो टोटल जो एनर्जी है उसको लिखोगे कैसे, बोलेंगे टोटल जो एनर्जी होगा, बोलेंगे हाफ m1 u1 डैश का होल स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 डैश का होल स्क्वायर प्लस स्प्रिंग कंप्रेस्ड है तो ये हो गया है पता है कितना, हाफ kx स्क्वायर। कुछ तो कंप्रेस हुआ। वैल्यू बेस में कैसे समझते हैं, लेट जो है, जो ये है ना, इसको हम लोग बोलेंगे बच्चों डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। लेट ये कितना है 20 जूल, कुछ एनर्जी इसमें गया, और ये जो है टोटल कितना होगा 80 जूल। पता है कि भाई टोटल एनर्जी कितना था 100 जूल। इसी का कुछ पार्ट जो है इसका वेलोसिटी क्या होने लगा, थोड़ा सा देखो कम होने लगा, एक का थोड़ा बढ़ने लगा, और उसी का कुछ पार्ट एनर्जी चला गया डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी में। 80 + 20 बच्चों क्या है टोटल 100, पहले भी टोटल क्या था 100, ठीक। अब कंप्रेस हो रहा है, इसका वेलोसिटी 10 था, 10 से घट रहा है, 10 9 8 7, ठीक। इसका 1 2 3 4 बढ़ रहा है। सोचो इसका वेलोसिटी बढ़ रहा है, इसका कम हो रहा है, लेकिन ज़्यादा है तो कंप्रेस हो रहा है। एक समय कब तक कंप्रेस होगा, तब तक होगा जब तक कि दोनों का वेलोसिटी क्या हो जाए सेम, घटते बढ़ते दोनों का हो जाए सेम, मान लो 5 उसके बाद कंप्रेशन बंद, है ना, कंप्रेशन क्या हो जाएगा बंद। तो बोलते हैं कि लेट एट द एंड ऑफ डेल्टा T1 क्या हो गया, डिफॉर्मेशन पीरियड में कंप्रेशन स्टॉप्स, तो मैक्सिमम कंप्रेशन हैज टेकन प्लेस हो जाएगा। क्या बोल देंगे, मैक्सिमम कंप्रेशन हैज टेकन प्लेस। तो मैक्सिमम कंप्रेशन हैज टेकन प्लेस, इस समय दोनों कितना वेलोसिटी से चलेगा, सेम वेलोसिटी से। तो बोथ ब्लॉक्स मूव विथ कॉमन वेलोसिटी। बच्चों ये वाला सवाल जो है ना इतना बार पूछा हुआ है ना कंपटीशन, चाहे आप नीट जेईई आईआईटी जो ले लो भाई, मत पूछो कितना बार पूछा हुआ है। तो समझ लो कि सवाल सॉल्व करने का जो है ना हम लोग ये भी सीख रहे हैं। मैक्सिमम कंप्रेशन टेकन प्लेस, डायग्राम कैसे बनाएंगे, m1 भैया मैक्सिमम कंप्रेशन हो गया, ये है m2, ठीक है। तो मैक्सिमम कंप्रेशन x मैक्स, उस समय दोनों कितना वेलोसिटी से चलेगा, कॉमन वेलोसिटी से। अब कॉमन वेलोसिटी से चलेगा तो अब तो कोई कंप्रेशन इसके बाद होगा ही नहीं, ठीक है। अच्छा इसके आगे यहाँ पर अगर हम लिखना चाहें टोटल एनर्जी तो कैसे लिखेंगे, तो बोलेंगे हाफ m1 v स्क्वायर प्लस हाफ m2 v स्क्वायर प्लस हाफ kx मैक्स का क्या है होल स्क्वायर। सोचो इस समय थोड़ा सा कंप्रेस था तो थोड़ा एनर्जी 20 जूल इसमें आया, और कंप्रेस हुआ तो और डिफॉर्मेशन हुआ तो डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गया। तो बोलते हैं 20 से लेट इसमें जो अभी एनर्जी आ गया थोड़ा ज़्यादा आ गया, लेट इट भी 40 जूल। तो इसमें कितना बचेगा सोचो 60 जूल, ताकि टोटल एनर्जी क्या है कंजर्व्ड है हमेशा, है ना। कितना है 100 जूल। समझ में आ गया बच्चों, ठीक। अब बोलते हैं कि इसके आगे होगा क्या, सोचो होगा क्या, मैकेनिज्म समझते हैं। सिंस ये स्प्रिंग कंप्रेस्ड तो है ही, तो भाई स्प्रिंग अगर कंप्रेस्ड है ना तो फोर्स तो लगेगा kx, दोनों का जरूर 5 मान लो मीटर पर सेकंड हो गया, लेकिन इस पर स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा, देखो kx इधर, इस पर फोर्स लग रहा होगा kx इधर, 5 मीटर पर सेकंड है, फोर्स लगाएगा तो इसका वेलोसिटी और क्या होगा, अब देखो
घटने लगेगा, तो इसका होने लगा कम, इसका 5 मीटर पर सेकंड, इस पर फोर्स इधर लग रहा है, इसका वेलोसिटी बढ़ने लगेगा। तो भाई जो आगे जा रहा हो उसका वेलोसिटी बढ़ने लगे और जो पीछे से जा रहा है उसका वेलोसिटी स्लो होने लगे, तो दोनों के बीच में क्या होने लगेगा, दूरियां होने लगेगी, यानी बॉडीज विल स्टार्ट सेपरेटिंग फ्रॉम ईच अदर। यानी कि स्प्रिंग जितना दबना था ना, दब गया, वहां से स्प्रिंग अब स्टार्ट्स कमिंग इन इट्स ओरिजिनल क्या शेप एंड मतलब जो भी लेंथ आप बोलो। बच्चों स्प्रिंग हम यहाँ पर आइडियल स्प्रिंग मानते हैं, यानी कि लेट जब वो मतलब कंप्रेस होने के बाद जब स्टार्ट करेगा रिस्टोरिंग इट्स अपना नेचुरल लेंथ, तो अपना ओरिजिनल लेंथ एल तक आता है, ठीक है, आइडियल स्प्रिंग है। तो यही 40 जूल हम बोले कि जितना मैक्सिमम कंप्रेस हुआ है, अगर ये 40 जूल कंप्रेस होने के बाद बच्चों अगर पूरा का पूरा 40 जूल वापस आ जाए पूरा, यानी कि 40 जूल जो है ना, मान लो रिटर्न क्या बोलोगे, रिस्टोर्स पूरा जो है ना 100% बच्चों क्या है, रिस्टोर कर ले 40 जूल, तो हम लोग क्या बोलेंगे, पूरा का पूरा एनर्जी किसके अंदर चला आएगा, काइनेटिक एनर्जी में चला आएगा। तो पूरा 100 जूल रिस्टोर अगर कर लेता है तो ये कौन सा कोलिजन हो जाएगा, आपको समझ में आ रहा कि कौन सा हो जाएगा, परफेक्टली क्या है, हम खुश हो जाएंगे, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई मान लो सिर्फ 10 जूल ही रिस्टोर करता है यहां से, यानी रीस्टोर्स कोई ऐसा कुछ होता है ना, जैसे कि कोई स्प्रिंग है, पता है हमने जितना दबा दिया, लेकिन जब छोड़े ना तो भैया अपना ओरिजिनल लेंथ एल नहीं आया, कुछ दूर लेंथ मतलब आया, इसका मतलब क्या, कंप्लीटली थोड़ा सा कुछ डिफॉर्मेशन भी रह गया और थोड़ा सा वापस भी आया, तो थोड़ा खुश थोड़ा सा दुख हो जाओ भाई। तो 10 जूल ही अगर रिस्टोर करेगा तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, परफेक्टली, सॉरी क्या बोलेंगे बच्चों, पार्शियली, पार्शियली आप इलास्टिक बोल दो कोलिजन, या पार्शियली इनइलास्टिक कोलिजन बोल दो, या हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, या इनइलास्टिक कोलिजन। तो समझ में आ रहा है कि अच्छा है ना, इनइलास्टिक कोलिजन, इस पर खूब न्यूमेरिकल है, डीपीपी के अंदर भी हम लोग सॉल्व करेंगे। और मान लो कि 40 जूल जो डिफॉर्म हुआ ना स्प्रिंग, एक ऐसा स्प्रिंग है कि भाई डिफॉर्म हुआ, उसके बाद वेलोसिटी जरूर सेपरेट स्टार्ट हुआ, लेकिन क्या ना कि कुछ वो ओरिजिनल अपना शेप में आ ही नहीं रहा है, जैसे दीवार वाला मार दिए ना भाई, परमानेंट हो गया, कुछ रिस्टोर नहीं किया। तो लेट 0 जूल यहां से रिस्टोर करता है, कुछ भी रिस्टोर नहीं किया, तब इसको क्या बोल देंगे भाई, दिस इज नोन एज क्या, परफेक्टली दुख कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन। अब देखो क्या है, यहीं से बच्चों आपको समझ में आ जाएगा कि 40 जूल पूरा जब ये कर लेता है, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन है, तो बॉडीज इज मूविंग विथ कॉमन वेलोसिटी। अगर कुछ भी जूल वहां से ये रिस्टोर नहीं करेगा तो भाई ऐसा ही रहेगा, जितना मैक्सिमम डिफॉर्मेशन है रहेगा मैक्सिमम डिफॉर्मेशन, बॉडीज विल मूव विथ कॉमन वेलोसिटी, कुछ भी रिस्टोर नहीं किया, दैट विल बी नोन एज परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। तो कभी भी बोलेगा ना परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है, मतलब बॉडीज इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन हैज टेकन प्लेस। इससे पता नहीं, गिन भी नहीं पाओगे कि कितना सवाल पूछा गया कंपटीशन के अंदर। तो ये चीज समझ में आ रहा है, ठीक। अब लेट हमारे पास आइडियल स्प्रिंग है, पता है कि भाई स्प्रिंग जो है ना पूरा रिस्टोर कर लेगा और आ जाएगा अपने नेचुरल लेंथ में, यानी 100%। अभी इलास्टिक समझो कोलिजन हम पढ़ रहे बच्चों, पूरा 40 जूल चलाएगा इसके अंदर, ठीक है स्प्रिंग। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इलास्टिक कोलिजन अभी पढ़ रहे हैं। तो क्या हम यहां कह सकते हैं ड्यूरिंग डेल्टा T2 क्या होगा, स्प्रिंग स्टार्ट्स रिस्टोरिंग इट्स नेचुरल लेंथ पर आने के लिए अपना वो रिस्टोर करना चालू कर देता है। और इस समय होगा क्या, दोनों कॉमन वेलोसिटी से चल रहा है भाई, ये फोर्स इस पर लग रहा है, तो क्या बोल देंगे कि वेलोसिटी ऑफ जो m1 होगा, सोचो क्या होगा, जा इधर रहा है, फोर्स इधर लग रहा है, स्लो डिक्रीज होते जाएगा, एंड वेलोसिटी ऑफ m2 जो है क्या होगा, इंक्रीज होने लगेगा। ये इंक्रीज ये डिक्रीज, बॉडी विल स्टार्ट सेपरेटिंग, यानी कि सेपरेशन ऑफ द बॉडीज स्टार्ट, सेपरेशन ऑफ द बॉडीज क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। बच्चों थोड़ा माफ करना है ना टेढ़ा मेढ़ा होने के लिए, लेकिन क्या करूँ, इतना कंटेंट ही इतना ज्यादा है यहाँ पर ना। अब एट द एंड ऑफ डेल्टा T1 क्या हो गया भाई, सेपरेट होते 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 स्प्रिंग कम्स इन इट्स नेचुरल लेंथ, स्प्रिंग कम्स इन इट्स नेचुरल
नेचुरल लेंथ। ठीक है, अब देखो यहां पर हम देख रहे हैं वेलोसिटी ऑफ m1 घटते 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 घटते, पीछे वाला जो भैया पूरे घट गया तो लेट बोलते हैं क्या कि वेलोसिटी ऑफ m1 जो है ना ये हो गया, लेट इट बी v1 फाइनल कुछ वेलोसिटी, एंड लेट वेलोसिटी ऑफ जो m2 है ना बढ़ते 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 लेट हो गया v2। तो डायग्राम कैसा बन जाएगा पता है, m1 इतना कम हो गया धीरे धीरे कि भैया ये v1 से जाने लगा, स्प्रिंग अपना नेचुरल लेंथ में आ गया, पूरे सेपरेट हो जाएगा क्योंकि ये स्लो होते जा रहा है। ठीक है, एट द एंड ऑफ डेल्टा T2 m2 ये जाने लगा कितना से, v2 से, और ये अपना ओरिजिनल लेंथ में आ गया है। तो आप एनर्जी कंजर्वेशन जो है आप कैसे लगाओगे, ठीक है, लगाते हैं एनर्जी कंजर्वेशन E इक्वल टू ये आ जाएगा बच्चों हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। क्या कुछ डिफॉर्मेशन है क्या? कुछ नहीं है, यानी कि पूरा का पूरा 40 जूल हैज बीन कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, यानी ये मेरा बन गया काइनेटिक एनर्जी। क्या चीज? फाइनल कितना जूल हो जाएगा भैया? 100 जूल। अब यहां से सब कुछ समझ में आता है। मोमेंटम इज कंजर्व्ड थ्रू आउट द कोलिजन, जस्ट बिफोर, ड्यूरिंग द कोलिजन में भी कंजर्व होता है और जस्ट आफ्टर द कोलिजन भी कांस्टेंट थ्रू आउट द कोलिजन। टोटल एनर्जी, गौर से सुनिएगा, टोटल एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड थ्रू आउट द कोलिजन। कैसे भैया? टकराने के पहले भी 100 जूल, जब टकराया थोड़ा सा कंप्रेस डिफॉर्म हुआ तो 20 प्लस 80 100 जूल, मैक्सिमम कंप्रेस हो गया तो 40 प्लस 60 टोटल 100 जूल। अब पूरा डिफॉर्मेशन सब हट करके रिस्टोर कर लिया 100%, फिर से 100 जूल, यानी टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड थ्रू आउट द कोलिजन। लाल कलम से बच्चों नीचे नोट पॉइंट में लिखो ये लाइन, समझ में आ रहा है? लेकिन काइनेटिक एनर्जी भैया, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड थ्रू आउट द कोलिजन। कैसे? काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन, कोलिजन खत्म होने के बाद क्या है? 100 जूल है, ठीक है। लेकिन भैया ड्यूरिंग द कोलिजन जब कोई चीज दब रहा हो, सेपरेट हो रहा हो, देखो काइनेटिक एनर्जी कभी क्या है? 80 जूल, कभी काइनेटिक एनर्जी कितना है? 60 जूल। तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होता है ड्यूरिंग द कोलिजन। लेकिन टकराने के ठीक पहले कब? t इक्वल टू 0 पर काइनेटिक एनर्जी कितना था? 100 जूल। तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होता है, लेकिन कब? पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, कब? मैं इसको छोटा कर दूं एक साथ दिखने के लिए, छोटा हो जाएंगे आप? ये तो पूरे छोटा हो जाएंगे, ठीक। काइनेटिक एनर्जी कब कंजर्व होता है? सीधे इनिशियली जितना था टकराने के पहले और फाइनली जो है, तो इनिशियल एंड जस्ट फाइनल, जस्ट आफ्टर कोलिजन, जस्ट बिफोर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व, लेकिन टोटल एनर्जी इज कंजर्व थ्रू आउट द कोलिजन। तो यहां से 2 लाइन हमें समझ में आया है जिसका कि हम यूज करेंगे सवाल बनाते हैं बच्चों, ठीक। देखिए, फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। ये 1 kg रेस्ट में है, ये 1 kg 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, स्प्रिंग कांस्टेंट ऐसा है, गारंटीड ये रेस्ट है, ये स्पीड से जा रहा है, मारेगा धक्का, स्प्रिंग कंप्रेस होगा। जैसे स्प्रिंग कंप्रेस होगा, kx इस पर लगाएगा, kx इस पर लगाएगा, इसका स्पीड कम होने लगेगा, इसका स्पीड बढ़ने लगेगा, ठीक है, लेकिन कंप्रेस होते जाएगा। मैक्सिमम कंप्रेशन कब होता है? व्हेन द ब्लॉक्स स्टार्ट मूविंग विथ कॉमन वेलोसिटी। तो हम लोग बोलेंगे क्या? देखिए न्यूमेरिकल कैसे समझ में आता है बच्चों, धड़ाक से बोलेंगे भाई जिस समय स्प्रिंग जो है ना कंप्रेस हो जाएगा मैक्सिमम, उस समय जो है ना क्या होगा? ये भी चल रहा होगा कोई भी वेलोसिटी से और ये भी चल रहा होगा क्या? भी वेलोसिटी से, ठीक है। 3 पॉइंट हमें जो समझ में आया है, पहला ये कि मोमेंटम जो है ना, मोमेंटम इज क्या है? कंजर्व्ड थ्रू आउट द कोलिजन, थ्रू आउट द कोलिजन, एक चीज ये, ठीक है। दूसरा, अगर हम बोले टोटल एनर्जी जो है ना इज कंजर्व्ड, टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड थ्रू आउट द कोलिजन, मैं लिख ही देता हूं, है ना, इज कंजर्व्ड थ्रू आउट द कोलिजन। ये दोनों कैसा है पता है? फॉर ऑल टाइप्स ऑफ कोलिजन, फॉर ऑल टाइप्स ऑफ कोलिजन, कोई भी कोलिजन पढ़ो भैया ये दोनों वैलिड है, ठीक है। टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहेगा। लेकिन तीसरा चीज, जब हम पढ़ क्या रहे हैं पता है? इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक में हमने देखा है कि काइनेटिक एनर्जी जस्ट बिफोर द कोलिजन, बिफोर द कोलिजन जो होता है इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी जस्ट आफ्टर द कोलिजन, आफ्टर द कोलिजन, ठीक है। यानी कि काइनेटिक एनर्जी इज
नॉट कंजर्व थ्रू आउट द कोलिजन, किसमें, इलास्टिक कोलिजन में बच्चों। काइनेटिक एनर्जी इज, चलो है ना, इसको तो बाद में लिखा हुआ ये पॉइंट मैं है ना लिख के बता दूंगा, लेकिन अभी ये समझो जरा सा, ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज। तो टोटल एनर्जी इज कंजर्व मतलब क्या, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। मोमेंटम हमेशा, तो जब भी कभी कोई चीज टकरा जाए ना, मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दो, बड़ा आसान है ठीक है भाई, इधर टकराया, मोमेंटम कंजर्वेशन। स्प्रिंग तो मासलेस मानते हैं, इसका तो मास कुछ होता नहीं है। ये जा रहा है इनिशियली क्या से, तो बिफोर कोलिजन, और ये क्या है, आफ्टर द कोलिजन दिया हुआ है, मतलब ड्यूरिंग द कोलिजन में बीच में ऐसा है कि जब मैक्सिमम कंप्रेस हुआ तो दोनों कॉमन वेलोसिटी से जाने लगा। कितना कॉमन वेलोसिटी से जा रहा हमको नहीं पता, तो जब वेलोसिटी निकालना हो क्या करें, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा देते हैं। वो तो कभी भी लगा सकते हैं, किसी भी समय, तो लगा दो इनिशियली क्या है और इस समय क्या है। तो बोलेंगे भाई इनिशियली क्या है और फाइनली क्या है। देखो जरा मोमेंटम ये है, मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। ये तो मासलेस है, ये 1 है, कुछ नहीं है, रेस्ट में है। ये देखो 1 है, v से जा रहा है, ये वाला 1 kg v से जा रहा है, तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे, v निकल जाएगा बच्चों, ठीक। कितना आ रहा है 2, 1v प्लस 1v 2v, v चला गया, तब v इक्वल टू यहाँ आ रहा है 1 मीटर पर सेकेंड, यानी दोनों कांस्टेंट वेलोसिटी से जो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड। हाउ टू फाइंड एक्स मैक्स, मैक्सिमम कंप्रेशन, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा दो, वो तो हमेशा थ्रू आउट द कोलिजन कंजर्व होता है, इस समय भी, तो लगाते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि फ्रिक्शन वगैरह है नहीं तो भैया हम कम लगा सकते हैं। टोटल एनर्जी देखो क्या है अभी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर तक 2 का होल स्क्वायर प्लस, स्प्रिंग कंप्रेस्ड है क्या, नहीं, ये कुछ चल रहा है क्या, नहीं, तो हाफ एम, ये तो रेस्ट में, ये हो गया, ठीक है। इसमें भाई 1 kg जो है ना, कैसे लिखेंगे बच्चों, देखो जरा, इक्वल टू हो जाएगा हाफ m1 चल रहा है v से, तो v हमारा आ चुका है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस हाफ ये 1 जो है वो भी चल रहा है v से 1, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस स्प्रिंग कंप्रेस्ड है तो हाफ के एक्स मैक्स का होल स्क्वायर, बस हो गया। तो ये तो जीरो कहानी खत्म, ये 2 दूनी 4/2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये है 1/2, आधा प्लस आधा हो जाएगा 1 प्लस के कितना है दिया हुआ 50, 50/2 हो जाएगा 25 एक्स मैक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 2 में से 1 गया, आ जाएगा 1/25, यानी एक्स मैक्स जो हो जाएगा ना, ये आ जाएगा 1/25 होल स्क्वायर है बच्चों, इसके अंदर रूट लगा दो, यानी कि 1/5, यानी कि 0.2 मीटर। तो दिस इज क्या हो गया, एक्स मैक्स। तो मैक्सिमम कितना कंप्रेशन होगा, 0.2 मीटर होगा। तो देखिए सवाल कैसे बना एक एग्जांपल से। चलिए अब आते हैं हम यहाँ पर। अब ये है कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिजन, जो जनरली जो बुक्स वगैरह जो है ना स्टार्ट करता है, तो चलो यहाँ से कि 2 बॉल्स है, दोनों वही सेम कुछ u1 वेलोसिटी u2 वेलोसिटी से जा रहा है, टकराएगा, बताओ कि क्या क्या क्या। अब बहुत आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है, धन बच्चों। ये दोनों को हम सिस्टम मान लेंगे, ये u1 से चल रहा है u2 से, लेट u1 इज ग्रेटर देन u2, दोनों बॉल जाकर के टकराया, ठीक है, टकराया, जैसे टकराएगा हमको पता है कि अलोंग द लाइन ऑफ जो कोलिजन होता है उसी साइड एक दूसरे पर क्या है, फोर्स लगता है। तो होगा क्या ड्यूरिंग द कोलिजन बच्चों, मतलब ऐसे बोलता हूं मैं, ये है लेट एट t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 में कांटेक्ट में आया, तो इसका वेलोसिटी कितना है u1, इसका वेलोसिटी कितना है u2, ठीक है, अभी कांटेक्ट में आया। इसके बाद होगा क्या, जैसे ही कांटेक्ट में आएगा इसका शेप डिफॉर्म करेगा, हमें पता नहीं चलेगा लेकिन करेगा। अब 2 कॉस्को बॉल ले लो, जो है ना क्रिकेट अक्सर खेलते होगे, देखो 2 कॉस्को बॉल ले करके बच्चों उसको दबाओ, जैसे दबाओगे देखो क्या है, उसका शेप डिफॉर्म करेगा, ऐसे है, ठीक है, 2 उसको दबाओ, तो जैसे ही दबाएंगे तो देखो इस तरह से ऐसा कुछ हो गया, शेप डिफॉर्म हुआ, लेकिन जब छोड़ोगे ना तो धड़ाक से फिर से वो क्या हो जाता है, सर्कुलर, मतलब ये पूरा कंप्लीट स्फीयर बन गया। यानी कॉस्को बॉल अगर दबा रहे हैं, छोड़ते हैं, पूरा अपना शेप रिगेन कर लेता 100%, तो कहीं ना कहीं फील आता है इलास्टिक नेचर है। हालांकि 100% इलास्टिक बच्चों कुछ नहीं होता है लेकिन अब क्या करोगे, है 1 लाख रुपया पूरा वापिस आ जाए, बहुत अच्छी बात है, ठीक। तो ऐसा, तो यही है कि एक्चुअली डिपेंड करता है ना कि जब 2 बॉल्स कोलाइड कर रहा है ना, वो बॉल्स का जो मटेरियल है ना, वो किस टाइप का मटेरियल है। कॉस्को बॉल है तो हमें समझ में आ रहा है, अच्छा दबेगा ना तो फिर जब हटेगा अपना नेचुरल शेप रिगेन कर लेगा, लेकिन लोहा का आयरन बॉल हुआ तो
तो पता ही नहीं चला कि अगर मार दिए कस के, कुछ अगर टूट गया बाई चांस, हल्का सा डिफॉर्म हुआ, हमको नहीं लगता कि वो रिगेन करेगा। तो ये चीज़ है, ठीक। तो यानी वहाँ पर ऐसा है। तो लेट t इक्वल टू 0 कॉन्टैक्ट में आया ड्यूरिंग कोलिजन का, तो क्या हम लोग इसको डायरेक्ट बोल सकते हैं कि बिफोर कोलिजन ये हाल है, ठीक है। ड्यूरिंग कोलिजन की अगर बात करेंगे, ड्यूरिंग कोलिजन का, तो क्या है, थोड़ा सा मतलब समझो कि जो है ना शेप क्या किया है, डिफॉर्म हुआ है। तो दिस इज m1, दिस इज m2। तो डिफॉर्म हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है ड्यूरिंग कोलिजन। तक कब तक होगा बच्चों? t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू डेल्टा t1 तक डिफॉर्मेशन टेक प्लेस। एट द एंड ऑफ डेल्टा t1 बोथ मूव्स विथ कॉमन वेलोसिटी ड्यूरिंग कोलिजन। मतलब पता है, मैं अगर ऐसे लिख दूं तो थोड़ा सा फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू डेल्टा t1 थोड़ा सा डिफॉर्म हुआ है। ये चल रहा होगा लेट इट बी u1 वेलोसिटी, मतलब u1 डैश से, ये चल रहा होगा u2 डैश से, ठीक है। उसके बाद एट द एंड ऑफ डेल्टा t1 क्या होगा? एट द एंड ऑफ डेल्टा t1 जितना मैक्सिमम डिफॉर्मेशन हो सकता है भैया होगा। तो लेट पूरा जो है ना वो डिफॉर्म इस तरह से हो गया है जितना हो सकता है। तो दिस इज m1, दिस इज m2। उस समय दोनों चलेगा कितना से? कांस्टेंट वेलोसिटी से। और यहाँ पर मैक्सिमम यानी कि डिफॉर्मेशन, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन आप बोल दो, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन हैज टेकन प्लेस, हैज टेकन प्लेस। चीज़ एकदम बिल्कुल वही है, लेकिन आप एक एक करके समझते हैं। एट द एंड ऑफ डेल्टा t1 ऐसा, उसके बाद ड्यूरिंग डेल्टा t2 दोनों सेपरेट होगा। तो डेल्टा t2 टाइम के बाद दोनों अलग अलग वेलोसिटी से चलने लगा है। यानी कि आफ्टर t इक्वल टू जो है ना डेल्टा t1 खत्म हो गया प्लस डेल्टा t2, डेल्टा t2 भी खत्म हो जाने के बाद क्या होगा? m1 जो है और m2 जो है दोनों अलग अलग वेलोसिटी से चलने लगा। तो लेट दिस इज v1 और वो क्या है? v2। ये जो वेलोसिटी चेंज किया है ना v1 और v2 होगा अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन होगा। ये हमेशा याद रखिएगा, आप इस दोनों को ज्वाइन कर दो, यही LOC है, उसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो बच्चों कैसे कैसे आप एक्सप्रेशन लिखोगे? तो भाई t इक्वल टू 0 जो है टोटल काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ m1 u1 स्क्वायर, हाफ m2 u2 स्क्वायर, ठीक। यहाँ पर क्या बोलेंगे? हाफ m1 u1 डैश स्क्वायर, हाफ m2 u2 डैश स्क्वायर। थोड़ा सा डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी है। यहाँ पर क्या बोलोगे? हाफ m1 v स्क्वायर, हाफ m2 v स्क्वायर। यहाँ मैक्सिमम डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी है, सेम एक्सप्रेशन, ठीक है। यहाँ पर कैसे बोलेंगे? हाफ m1 v1 स्क्वायर, हाफ m2 v2 स्क्वायर। यानी कि अगर काइनेटिक एनर्जी फाइनली अगर हम बोले तो ये होगा हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, ठीक है, जो कि 100 जूल पूरा हो जाता है। और इनिशियली जो है यहाँ पर अगर बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी, ये होगा इलास्टिक कोलिजन में हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। ये भी क्या होगा? 100 जूल। तो काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड इन एन इलास्टिक कोलिजन। तो बॉल्स के कोलिजन के लिए बच्चों ये कहानी बिल्कुल सब कुछ रिमेन्स क्या? सेम, ठीक है। चलिए अब देखिए ये क्या है, हम लोग पढ़ रहे हैं इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। 1 लाख रुपया पूरा वापिस आया, जितना मैक्सिमम डिफॉर्म हो गया 40 जूल ना, पूरा का पूरा 40 जूल रीगेन। तो क्या है ये? इट इज द कोलिजन इन विच द कोलाइडिंग पार्टिकल्स रीगेन देयर शेप्स एंड साइज कंप्लीटली, वाह, completely after collision. That is, no fraction of mechanical energy remains stored as a deformation potential energy in the body. सटीक डेफिनेशन है, कुछ भी एनर्जी स्टोर नहीं होगा उसके अंदर, सब कुछ रिगेन कर लिया, ठीक है। दैट इज नोन एज इलास्टिक कोलिजन। इन वन डायमेंशन पढ़ रहे हैं, अगला लेक्चर 2 डायमेंशन, ठीक। काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व, पॉइंट टू बी नोटेड कब? ऑफ सिस्टम बिफोर कोलिजन और काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम आफ्टर कोलिजन। काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व थ्रू आउट द कोलिजन, बीच में नहीं होता है भाई, है ना, अलग अलग हो जाता है, कभी 80 कभी 60 ऐसे कर करके। नेक्स्ट, लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व थ्रू आउट द कोलिजन बिफोर भी, आफ्टर एंड ड्यूरिंग। क्योंकि भाई किसी भी समय जो है ना एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं लगता है तो मोमेंटम विल बी कंजर्व, ठीक है, एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ टाइम। टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व थ्रू आउट द कोलिजन। तो बस यही 4 पॉइंट है बच्चों, सब कुछ उम्मीद है समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पर कि कैसे जो है हम लोग, दो बॉडी हमारे पास है m1 m2, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन पढ़ रहे हैं। ये जा रहा है u1 वेलोसिटी से,
u2 वेलोसिटी से बिफोर कोलिजन u1 ग्रेटर देन u2 है, पता है कि ये मारेगा धक्का, वन डायमेंशनल है, यही लाइन ऑफ कोलिजन, यही लाइन ऑफ मोशन, सब कुछ ठीक। बिफोर कोलिजन ऐसा, बीच में क्या हुआ बच्चों, टकराया, कुछ तो डिफॉर्मेशन होगा, m1 m2 ऐसा कुछ है, दिस इज ड्यूरिंग कोलिजन हो रहा है, लेट इट बी, ठीक है। आफ्टर कोलिजन लेट ये जो है m1 जाने लगा कितना से, v1 वेलोसिटी से, और ये जाने लगा कितना से, v2 वेलोसिटी से। हम लोग करते क्या है, सबसे पहले बोलते हैं कि भाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाएंगे, क्यों, क्योंकि पता है कोई एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं लग रहा है। तो कैसे लिखेंगे, बोले जितना मोमेंटम सिस्टम का इनिशियली होगा वही पूरा सिस्टम का मोमेंटम हो जाएगा, कब, फाइनली, यानी बिफोर कोलिजन इक्वल टू आफ्टर कोलिजन, ठीक है। मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इनिशियली बिफोर कोलिजन इतना आफ्टर कोलिजन, ठीक है। चलिए लिखते हैं क्या करके। तो टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम है क्या, m1 u1 प्लस m2 u2, ठीक है। बाद में कितना हो गया आफ्टर द कोलिजन, तो m1 v1 प्लस क्या है m2 v2। जब जरूरत पड़ेगा ना हम उस समय ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाएंगे। तो दिस इज एक्सप्रेशन नंबर 1। हम लोग करते क्या है, बोलोगे सर आप कर क्या रहे हो, पहले ये बताओ। अब बच्चों हम लोग ये निकाल रहे हैं ना कि m1 m2 u1 u2 वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है। दोनों टकराया, टकराने के बाद दोनों फेंकाया, एक v1 से एक v2 से। हमको बताओ कि जो पहला पार्टिकल है वो v1 कितना है और दूसरा बताओ कि v2 कितना है, ये हमको डेराइव करना है, ठीक है। तो वो डेराइव कर रहे हैं, तो दो ही चीज़ करेंगे, एक कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हमेशा लगता है, तो बिफोर कोलिजन आफ्टर निकाल लिए। दूसरा काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होता है, लेकिन कब, बिफोर और आफ्टर इलास्टिक कोलिजन में। तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन लगा देते हैं, बस दोनों में कुछ कुछ करेंगे और हो जाएगा, ठीक। चलिए यहाँ पर क्या करते हैं, m1 है ना, एक साइड लेते आइए, m1 u1 माइनस m1 v1, ये इधर ही रहने दीजिए, m2 v2 माइनस m2 u2, m2 एक तरफ चला गया। m1 अगर कॉमन आ रहा है तो दिस इज u1 माइनस v1। अभी बहुत m2 u2 v2 सब लगेगा लेकिन चिंता मत करिएगा, रिजल्ट आएगा ना आपको ट्रिक वाइज याद भी करा दूंगा, चिंता मत करिए, आपके भरोसे नहीं छोड़ूंगा, है ना। हम लोग को छोड़ दिया जाता था, जाओ घर में रटो, लेकिन मैं आपके साथ ऐसा नहीं करूंगा बच्चों, ठीक। याद करा दो, क्योंकि पता है घर में याद नहीं होता है। ऐसा आ गया, बोलेंगे सिंस काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो कंजर्व्ड इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन जो होगा वही हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी कब, आफ्टर कोलिजन। तो बिफोर कोलिजन क्या है काइनेटिक एनर्जी, तो बोलेंगे भाई हाफ m1 u1 से चल रहा है और दूसरा पार्टिकल हाफ m u2 से चल रहा है। बाद में क्या हुआ, एक v1 से एक v2 से चलने लगा, तो बोलेंगे हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 का होल स्क्वायर चलने लगा। यहाँ भी वही काम करते, m1 को सब एक तरफ, m2 को एक तरफ लेके जाते, ठीक। हाफ 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 सब तरफ गया, m1 यहाँ है, m1 यहाँ, आ जाओ इधर। तो m1 देखो क्या हो जाएगा, इधर u1 स्क्वायर है, वो इधर आ जाएगा तो v1 स्क्वायर हो गया, ठीक है। m2 पहले उधर है v2 स्क्वायर, ठीक है, तो ये v2 स्क्वायर हो गया, इसको उधर लेके चले जाइए, तो ये हो जाएगा माइनस कितना, u2 का होल स्क्वायर, ठीक है। यही दोनों चीज़ से कुछ कुछ करते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये बन जाएगा u1 प्लस v1, u1 माइनस v1। नेक्स्ट ये m2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो v2 प्लस u2, v2 माइनस u2। दिस इज कौन सा एक्सप्रेशन होगा, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। करते क्या है, ये जो इक्वेशन नंबर 3 आया है और ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, 3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये जो लिखा हुआ है ना ये नीचे लेके आते हैं। देखो नीचे जैसे लेके आएंगे इसको, m1 कट जाएगा, u1 माइनस v1 कट जाएगा, तो मेरे पास बचेगा कुछ और बड़ा काम वाला चीज़ बचता है। तो बोलेंगे 3 जो इक्वेशन है ना डिवाइड कर देते हैं 2 से, m1, अब बस खाली लिखना ही है तो मैं इसको लिख देता हूँ जल्दी से, ठीक है। यही चीज़ छापना है तो फिर क्या दिमाग लगाना, v2 माइनस u2। अब जो इक्वेशन 2 है उसको नीचे लिख दो, तो इक्वेशन 2 में क्या है, m1 और ये वाला चीज़ है माइनस वाला, ठीक। ये m2 है इधर और ये माइनस वाला है v2 माइनस u2 है। काटते, ये गया, ये ब्रैकेट गया 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 गया,
सब चल गया, बचा क्या भाई, बचा है मेरे पास u1 प्लस v1 इक्वल टू v2 प्लस u2। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बचा है। यहां से ना हम लोग एक चीज निकालते हैं बच्चों, पता है क्या करते हैं, u को एक तरफ v को एक तरफ कर लीजिए, देखिए क्या हो गया, u1 माइनस u2 ये हो जाएगा v2 माइनस v1। और ये बड़ा काम वाला चीज है, ये क्या है, व्हाट इज दिस, देखो क्या है, m1 है ये चल रहा था u1 से, m2 है ये चल रहा था u2 से। ठीक है, बिफोर कोलिजन, टकराने के पहले। टकराने के बाद क्या हुआ, ये जा रहा है कितना से, v1 से, और ये वाला जा रहा है v2 से। मेरे पास आया क्या एक्सप्रेशन है, u1 माइनस u2 इक्वल टू आया है v2 माइनस v1। देखो यही है, एक है 1 माइनस 2, एक है 2 माइनस 1। क्या बतला रहा है भाई ये बच्चों, देखो जरा क्या है, ये u1 माइनस u2 ये 10 से चल रहा है और ये चल रहा है 1 से। इसका मतलब 10 माइनस 1 करने का मतलब क्या हुआ कि रिलेटिव वेलोसिटी है, कि कितना से ये नजदीक आ रहा है, यही तो पता चलेगा, 10 माइनस 1 है ना। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ क्या बोलते हैं इसको, अप्रोच बिफोर कोलिजन। ये क्या है, v2 माइनस v1। मान लो ये जा रहा है 5 से, ये जा रहा है 1 से, तो 5 माइनस 1 यानी मेरे रेस्पेक्ट में कितना से ये जो है ना दूर जा रहा है, सेपरेट हो रहा है, तो इसको क्या बोल देंगे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। जैसे कि मान लो मैं रेस्ट में हूं, ऐसे समझो मैं रेस्ट में हूं, उधर से कोई 100 मीटर पर सेकंड से मेरे को धक्का मारने के लिए आ रहा है, तो हम बोलेंगे रिलेटिवली कितना से धक्का मारने आ रहा है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, किलोमीटर पर आवर मान लो। लेकिन मान लो मैं भी चल रहा हूँ 20 से इसी डायरेक्शन में और वो आ रहा है 100 से, तो रिलेटिवली मेरे को धक्का कितना स्पीड से मारेगा, सोचो, मैं भी 20 से चल रहा हूँ, वो भी 100 से आ रहा है, तो नहीं लग रहा 100 माइनस 20 यानी रिलेटिवली 80 से मेरे नज़दीक आ रहा है, मेरे को धक्का मारेगा। तो वही चीज़ है, कितना से रिलेटिवली अप्रोच कर रहा है। और फेंकाने का मतलब, मान लो टकराने के बाद मैं रेस्ट में, वो 100 मीटर से उड़िया गया, मतलब 100 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो बोलेंगे मेरे रेस्पेक्ट में कितना से उड़िया है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा से। ठीक, दूसरा, मान लो वो फेंकाया 100 किलोमीटर पर आवर से, मैं भी इधर से जा रहा हूं मान लो 30 किलोमीटर पर आवर से, तो मेरे रेस्पेक्ट में वो कितना से नजर आएगा मेरे से दूर होते हुए, सोचो, उसके पास 100, मेरे पास 30, तो मेरे रेस्पेक्ट नहीं लग रहा है, 100 में से 30 माइनस कर दो तो बोलेंगे 70 से जो है ना मेरे से वो क्या हो रहा होगा, दूर होते जा रहा होगा। तो दिस इज नोन एज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन। ठीक है, तो u1 माइनस u2 क्या कहलाएगा और v2 माइनस v1, तो यहाँ हम लोग लिखते हैं व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, दिस इज नोन एज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन, ये इधर। ठीक है, और ये जो है कहलाएगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन। u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। ये फिजिक्स के अंदर, कोलिजन के अंदर बच्चों एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा चीज हो जाता है। इसको जो है ना देखो v2 माइनस v1, ठीक है, ये डिवाइडेड बाई अगर जब ये करते हैं u1 माइनस u2, यानी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कितना से वो सेपरेट हो रहा है और कितना से रिलेटिवली हम अप्रोच कर रहे हैं, इस रेशियो को ना हम लोग बोलते हैं ई से डिनोट करते हैं। व्हाट इज दिस, दिस इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, वही अंग्रेजी जो मैं बोला था, है ना। और ये दिए कौन थे, न्यूटन, इसलिए इसको बोला जाता है पता है क्या, न्यूटन्स लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन। इसको है ना कहीं कहीं देखो ये भी बोला जाता है न्यूटन्स एक्सपेरिमेंटल लॉ है। ये क्या है, न्यूटन्स एक्सपेरिमेंटल लॉ, क्या बोलते हैं इसको, न्यूटन्स एक्सपेरिमेंटल लॉ। तो बोले व्हाट इज न्यूटन्स एक्सपेरिमेंटल लॉ, तो बोले भैया एक्चुअली वो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को लेकर जो है उन्होंने बोला है। इसका पूरा विजुअलाइजेशन जो है ना बच्चों, जैसे पैसा से हम लोग कैसे फिजिक्स समझ लेते हैं, वैसे मैं इसको समझाऊंगा आगे के लेक्चर्स में। ठीक है, अभी फिलहाल आप समझ लीजिए कि ये है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, मतलब रीस्टोर कितना हो रहा होगा, सिंपल सा बात है। ठीक, चलो, तो एक एक्सप्रेशन आया मेरे पास, करते क्या, हमको v1 और v2 निकालना है, तो इस एक्सप्रेशन से एक बार v2 निकाल लो और उसको उठा के पुट कर देंगे, पता है कहाँ, इक्वेशन नंबर 1 में। यानी एक इंपॉर्टेंट रिलेशन मेरे पास ये है ना, u1 माइनस u2, और एक है मेरे पास ये देखो इक्वेशन नंबर 1, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये दोनों को लेकर हम लोग प्रूफ करते हैं। यानी इक्वेशन 1 जो है मेरे पास क्या है, m1 u1
प्लस M2U2 इक्वल टू है M1V1 प्लस M2V2। ठीक है, एक है मेरे पास आया हुआ U1 माइनस U2 इक्वल टू V2 माइनस V1। तो यहाँ से क्या करते हैं, लेट V2 बराबर, देखो क्या आएगा V2 बराबर, तो ये इधर आ जाएगा, तो आएगा U1 माइनस U2, देखो V2 यहीं रहने दो, इसको इधर लेके आओ, तो U1 माइनस U2 प्लस हो जाएगा V1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज 4। ठीक है, ये कुछ आया, पुट इन 1, इस V2 को उठा करके इसके अंदर रख दो, एक एक्सप्रेशन आपके पास आएगा। रखते हैं यहाँ पर M1U1 प्लस M2U2 इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 के जगह पर क्या, V2 के जगह पर U1 माइनस U2 प्लस है V1। ठीक, देखो क्या है, पूरा सॉल्व करते हैं आराम से। प्लस M2U2 इक्वल टू M1V1 प्लस ये क्या आ जाएगा M2U1, थोड़ा सा बच्चों 1 2 1 2 है क्या करें, मजबूरी है, लेकिन जब रिजल्ट आएगा ना बड़ा अच्छा से याद हो जाएगा सब, चिंता मत करना। देखो M2U1 माइनस M2U2 और ये वाला आ रहा है क्या, प्लस M2V1। सर क्या कर रहे हो, मैं ना V1 निकाल रहा हूँ अभी। ठीक है, V1 क्या होगा, यहाँ पर मेरे पास V1 है और यहाँ पर मेरे पास V1 है, तो ये दोनों को यहीं रहने दीजिए, बाकी सब को इधर लेके आइए। तो ये दोनों पहले से इधर है, M1U1 प्लस M2U2। ठीक है, इसको इधर लाइए, तो ये बन गया माइनस M2U1, इसको इधर लेके आइए, तो प्लस M2U2 इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2। तो भाई V1 अगर कॉमन ले लेंगे तो हम कह सकते हैं मेरे पास बचेगा M1 प्लस M2 बच जाएगा, ये V1 हो गया। यानी V1 का मेरे पास ना एक्सप्रेशन आ रहा है कुछ, V1 बराबर क्या, जो भी ये है डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। लेकिन कैसे सेपरेट करते हैं उसको देखिए जरा, M2U2 दिख रहा है, M2U2 दिख रहा है, ये दोनों अलग कर लेते हैं और ये दोनों को अलग। इसमें U1 कॉमन है तो बोलते हैं भाई U1 अगर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा मेरे पास M1 माइनस M2 इंटू U1 हो जाएगा, प्लस M2U2 तो ये हो गया 2M2U2 डिवाइडेड बाई इधर आ जाएगा M1 प्लस M2, और ये जो एक्सप्रेशन हो जाएगा मेरे लिए किसका हो गया, V1 का हो गया है। ठीक है, जैसे भी डेराइव होके आया आ तो गया है, अब याद करेंगे बाद में। ठीक, V1 इक्वल टू M1 माइनस M2 इंटू U1 प्लस 2M2U2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। इसी में बच्चों जैसे हमने अभी किया कि यहाँ से जो मेन एक्सप्रेशन था ना कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से रिलेटेड, वहाँ से V2 निकाल करके इसमें पुट किए। अब क्या करते हैं, यहाँ से V1 निकाल लेते हैं और उसको उठा के पुट कर देते हैं फिर इसमें। ठीक है, फिर मेरे पास जो है एक्सप्रेशन एक नया आ जाएगा। तो पुट करते हैं, चलो देखते हैं क्या है। तो सिंस U1 माइनस U2 इक्वल टू जो V2 माइनस V1 है इक्वेशन नंबर 4 में, यहाँ से अब V2 नहीं निकालते, क्या निकालते, V1 निकालते हैं यहाँ से। व्हाट इज V1, तो ये V1 इधर ले लीजिए, प्लस में आ गया, तो उस साइड बचेगा मेरे पास V2, वो उधर जाएगा, तो माइनस U1 प्लस U2। ठीक है, और इसको पुट करते हैं इन इक्वेशन 1 मेरा तो बड़ा आसान है ना, बड़ा अच्छा राइमिंग है। तो V1 उठा करके यहाँ पुट कर दीजिए, देखिए कि क्या आता है। तो सब्स्टिट्यूट करते हैं, तब मेरे पास है M1U1 प्लस M2U2 इक्वल टू M1V1। V1 मेरे पास है ऐसा, M1V1 प्लस M2V2। ठीक है, चलिए खोलिए एक बार, तो M1U1 प्लस M2U2 इक्वल टू M1V2 क्या है, M1V2 माइनस M1U1 प्लस M1U2 प्लस M2V2। तो भाई करना क्या है, V2 हमको निकालना है। V2 मेरे पास यहाँ है और मेरे पास यहाँ है, तो इसको रहने दीजिए इधर। तो देखो V2 कॉमन लोगे ना तो M1 प्लस M2 हो गया। ठीक, ये सब को उठा करके इधर लाइए, तो क्या है भाई, M1U1 प्लस M2U2, इसको इधर आ जाएगा तो प्लस M1U1, ये इधर आ गया तो माइनस M1U2 इक्वल टू इस साइड बचेगा मेरे पास M1 प्लस M2 इंटू हो गया बच्चों क्या, V2। ठीक है, देखो क्या है, यहाँ पर बच्चों M1U1 तो 2 टाइम्स M1U1, यहाँ पर U2 अगर कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा M2 माइनस M1, यानी कि M2 माइनस M1 इंटू क्या है, U2 हो गया कॉमन, प्लस M1U1 तो ये हो जाएगा 2M1U1 डिवाइडेड बाई क्या है उधर M1 प्लस M2। तो ये मेरे लिए हो गया क्या पता है, V2। क्या हो गया, V2। ठीक है, समझ में आया।
चलिए, अब ये जो दोनों एक्सप्रेशन मेरे पास आया है, ये दोनों को जो है ना हम क्या करते हैं, याद करने का तरीका देखते हैं कि कैसे ये दोनों जो है हमारे लिए याद हो सकता है। गौर करना, जब V1 है ना तो M1 से स्टार्ट हो रहा है, M1 माइनस M2, ठीक है। जब V2 है ना तो स्टार्ट हो रहा है M2 से, ठीक। ये एक्सप्रेशन जो है मैंने आप लोग के लिए लिख के रखा है कहीं बच्चों, देखो ये देखो है ना, ट्रिक्स टू लर्न। देखते हैं V1 तो इस तरह से है, नीचे देखोगे टोटल क्या है M1 प्लस M2, तो दोनों में अगर हम लोग डिवाइड कर दें तो क्या हम ऐसे कर सकते हैं क्या, देखो ये M1 प्लस M2 यहाँ भी डिवाइड हो गया, यहाँ भी डिवाइड हो गया, उसी तरह से ये यहाँ भी डिवाइड हो गया, यहाँ भी डिवाइड हो गया, चाहे ऐसे बोलो चाहे एक ही बार याद कर लो। तो दोनों में नीचे तो M1 प्लस M2 है, दोनों का समेशन, तो इसको तो हटा ही दो दिमाग से, ठीक है। कहीं देखते हैं कि 2 टाइम्स कुछ हो रहा होता है, 2 टाइम्स कुछ होता है, और एक जगह कुछ सब्ट्रैक्ट करके है, सब्ट्रैक्ट करके है। भाई क्या है, खाली सुन लीजिए कि हम क्या कह रहे हैं, देखिए कैसे जिंदगी भर के लिए याद होगा बच्चों, ठीक। ये जब मैं बोलूँ V1 तो धड़ाक से आपको छापना है U1, अच्छा है। जब मैं बोलूँ V2 तो आपको धड़ाक से छापना है U2, यानी कि ये क्या लिखना है समझ में आता है। 2 बोले तो 2 लिखो, 1 बोले तो 1 लिखो। अच्छा, जब 1 बोल करके 1 लिखा गया तो अगला क्या लिखोगे आप, 2 ही लिखोगे यानी V1 तो U1 पहले फिर U2, V2 तो पहले U2 बाद में U1, ठीक है। तो यानी कि ये सेटिंग जो है इसका तो हो गया कि कैसे ये लिखाएगा, समझ में आ गया। नीचे तो M1 प्लस M2 वो खत्म। ये सब्ट्रैक्ट करके क्या लिखा हुआ है, तो जब हम बोलेंगे ना V1 बोले ना तो आप M1 छापो, राइमिंग है। अगर मैं V2 बोलूँ ना तो आप 2 ही छापो, यानी कि M2। तो किसका सब्ट्रैक्शन है, V1 M1 माइनस M2, V2 M2 माइनस M1, तो सब्ट्रैक्शन छापा, ये छापा, नीचे तो पता है सब समेशन है। भैया ये दुगना क्या है, 2 टाइम्स मास है, किसका, जो यहाँ छपा हुआ है ना वही है। गौर करो, 2 अगर आपने छापा है ना तो 2 किसका होगा, M2 ही होगा। ये दोनों राइमिंग मैच करने की कोशिश करो। अगर आपने 1 लिखा ना तो ये M1 ही है, यानी ये दोनों इसके साथ राइमिंग है, इसके साथ राइमिंग है। कोई बात नहीं, बोलोगे सर इतना कुछ आपने बता दिया, याद कहाँ हुआ, याद हो भी चुका, आपको विश्वास भी नहीं है। देखते हैं कैसे, देखो मैं बोलूँगा V1 तो बोलेंगे ठीक है, सबसे पहले नीचे तो छोड़ दो, टेंशन हटा दो, ठीक। मैं बोलूँ V1 तो भैया U1 इधर U2, ठीक ठाक है। किसका सब्ट्रैक्शन होगा, जो बोले हैं वहीं से स्टार्ट होता है। V1 तो हो जाएगा M1 माइनस M2, ठीक। इधर क्या होता है, दुगना होता है, किसका, जो दिख रहा है वही, तो 2 है तो 2 टाइम्स M2 हो जाएगा। कितना अच्छा बात है, जो है वही लिख दो। अच्छा, मैं बोलूँ V2 क्या होगा भाई, तो नीचे तो पता है M1 प्लस M2 है ना। देखो V2 तो भैया यहाँ U2 पहले छपेगा, इधर U1 छपेगा। किसका सब्ट्रैक्शन होगा, जो हमने बोला है V2 तो अच्छा छापो M2 माइनस M1 प्लस ये दुगना है किसका, जो वहाँ दिख रहा है ना उसी को देख करके छापो, 2 टाइम्स M1। देखिए याद हो गया। अब जैसे ये याद हो जाता है बच्चों ना, तो उसके बाद हमारे लिए सवाल बनाना सब बहुत क्या हो जाता है, आसान, ठीक। देखते हैं, फाइंड द वेलोसिटीज ऑफ द बॉडीज आफ्टर कोलिजन इफ द कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक है, M1 5 kg 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, 3 kg 3 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, 1D कोलिजन है। बताओ इसका वेलोसिटीज क्या होगा। तो इसको हम लोग बोल देते हैं M1 है, ये M2 है, तो ये U1 U2 हो जाएगा। हाउ टू फाइंड वेलोसिटी इसका क्या होगा, तो बोलेंगे आफ्टर द कोलिजन लेट 5 kg जो है जाने लगा V1 वेलोसिटी से, और दूसरा वाला जो 3 kg है लेट जाने लगा V2 से, कितना होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कैसे लिखें, हाउ टू फाइंड V1, तो बोलेंगे भाई कैसे, फॉर्मूला 1 है M1 माइनस M2। अब देखो मैं कॉपी पीछे नहीं पलटाऊंगा, ठीक। 1 तो पहले 1 छापो, कितना अच्छा बात है, 1 है तो 1 छापो, और यही छापो प्लस दुगना है किसका, पता है कि इसका है 2M2 U2 डिवाइडेड बाई टोटल मास। लिखते हैं, पॉइंट टू बी नोटेड, वेक्टर वाइज यूज करिएगा, जिससे कि पता चले अगर राइट डायरेक्शन में है तो मान लो पॉजिटिव, तो लेफ्ट अगर कोई जा रहा तो हम क्या ले लेंगे, नेगेटिव, ठीक है। क्योंकि पता है वेक्टर वाइज है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी बच्चों, डायरेक्शन अब जरूर इंक्लूड करिए। M1 माइनस M2 तो ये हो जाएगा 5 में से 3, U1 किधर है, राइट साइड जा रहा है तो प्लस 5, 2 टाइम्स M2 है 3, किधर जा रहा है ये, राइट साइड ही, तो प्लस 3। ब्रैकेट में लिखोगे जिंदगी बहुत सुखद गुजरेगा, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ ब्रैकेट में नहीं लिखोगे जिंदगी दुखद गुजरेगा। M1 प्लस M2 5 प्लस 3, सोचो आंसर आ भी गया, कितना अच्छा बात है, आ भी गया आंसर। 5 में से दिन गया 2 तो 2 पचे 10, 3 तिया 9 दुनिया 18, भागा कितना है 5 3 8, तो ये हो जाएगा 18 और प्लस 10 28।
डिवाइडेड बाई कितना है 8, तो 2 14 2 चौक 8 2 दूनी 4 2 सती 14 प्लस आ रहा है कितना 7/2 मीटर पर सेकेंड। सही है, 4 दूनी 8 4 सती ऐसे भी हो सकता था। ठीक, V2 कैसे लिखेंगे, जस्ट सब्ट्रैक्ट कर दो, मतलब ये सब्ट्रैक्ट नहीं बच्चों, मतलब ये बोला फॉर्मूला लिखना चालू करो। ठीक, 2 है तो 2 से स्टार्ट किए, क्या हो जाएगा भाई m2 माइनस m1 इंटू जो बोले हैं वही छापो, 2 तो 2 पहले, ठीक, प्लस 2m1 u1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, V2 कितना वेलोसिटी से जाएगा, m2 माइनस m1। देखो m2 माइनस m1 यानी कि 3 में से 5, तो ये हो गया 3 में से 5 गया u2 कितना है +3, तो +3 प्लस 2 टाइम्स पहला m1 कितना है देखो 5 kg, ये कितना से जा रहा है +5 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, 5 प्लस कितना है 3 8। ठीक है, देखो 5 में से 3 -2 इंटू 3 प्लस 5 5 25 दूनी 50 भागा कितना है 5 3 8, ये कितना आ जा रहा है 50 माइनस 3 दूनी 6 डिवाइडेड बाई कितना है बच्चों 8। सही है, दिस इज क्या आ रहा है V2, क्या आ रहा है V2, ये कितना हो जाएगा 44 है ना, डिवाइडेड बाई कितना 8, काट दो 4 दूनी 8 4 4, ठीक है, यानी कि +11/2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से ना ऐसा ही पता चल जाता है कि कौन सा जो ब्लॉक है या बॉल है या बॉडी जो भी बोलो किधर वो जाएगा, प्लस आ रहा है तो फाइनली राइट साइड ही जाएगा, और अगर माइनस आ जाएगा तो लेफ्ट साइड। तो इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, इसी के सिमिलर बेसिस पर बच्चों जो है, अब देखो फाइंड द वेलोसिटीज ऑफ द बॉडीज आफ्टर कोलिजन इफ द कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक। में ये इधर जा रहा है, तब बताओ कि क्या। तो बस कुछ नहीं, यहाँ पर ये मान लो कि m1 मान लेते हैं, ये m2, तो बस हुआ क्या है u1 को जो है ना राइट साइड है तो +20 मीटर पर सेकेंड ले लेंगे, और u2 है तो इसको पीछे जा रहा है तो कितना -10 मीटर पर सेकेंड ले लेंगे, और वही फॉर्मूला के अंदर सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। तो बच्चों है ना, ये मैं आप लोग को होमवर्क देता हूँ क्योंकि बहुत आसान है, आप लोग आसानी से इसको बना सकते हो, फॉर्मूला लगा करके सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर ना सिर्फ फॉर्मूला एनालिसिस और कॉन्सेप्ट एनालिसिस सब हम लोग कर लिए। इसके आगे के लेक्चर्स में बच्चों हम लोग यहाँ के बाद जो है ना स्पेशल केसेस ऑफ इलास्टिक कोलिजन में क्या क्या होता है, 4 केसेस कैसे हैं और कितना काइनेटिक एनर्जी कैसे ट्रांसफर वगैरह सारे जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो है कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो जो भी कॉन्सेप्ट मैंने बताया है उसको अच्छे से बढ़िया से रिवीजन करिए ताकि आगे कोलिजन बहुत आसान लगे। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।